इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं आपके सामने 3 पॉइंट रखना चाहता हूं। पहला पॉइंट, इस वीडियो का टाइटल हमने थोड़ा चेंज किया है। इसका ओरिजिनल नाम वीडियो के राइट हैंड साइड कॉर्नर में मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट है, इस मांगा सीरीज़ को हमने क्यों सिलेक्ट किया, तो इसका कारण है इसका रेटिंग। इसका जो रेटिंग है ये 8+ है, तो ये है इसका कारण। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, इस मांगा का समरी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और अंत में बस यही कहूँगा कि इस सीरीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए ईश्वर का नाम लेते हुए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। कहानी के शुरुआत में हमें एक अंधेरा सा बैकग्राउंड दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो हमारा मेन कैरेक्टर सोया हुआ है, लेकिन उसका अचेतन मन जागा हुआ है। वो सोचता है कि काम तो मैंने पूरा अभी तक नहीं किया, काम को तो अपडेट कराना होगा। ये सोचकर वो माउस को पकड़ने की कोशिश करता है, अपनी उंगलियों को हिलाते हुए मानो कि वो माउस दबा रहा हो। उसे एहसास होता है कि मानो वो किसी कोमल वस्तु को छू रहा है। अचानक उसे एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है, ये कहते हुए, मास्टर आप ये मत करें। वो चौंक जाता है। वो सोचता है, अरे ये आवाज़ आई कहाँ से। अब धीरे धीरे उसके आंखों के सामने कुछ दृश्य दिखाई पड़ते हैं। वो देखता है कि वो एक छोटी सी बच्ची के सामने खड़ा है। उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है। वो उस सपने को और ज़्यादा फील करने की कोशिश करता है, और तभी फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है। अब वो रुक जाता है और वो चौंक जाता है। वो सोचता है, अरे ये तो सपना नहीं लग रहा है, तो फिर मैं कहाँ आ गया हूँ। वो उस छोटी बच्ची को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। वो उससे पूछता है, क्या तुम कांग यू लिंग हो। फिर अचानक उसका सिर भारी होने लगता है और दर्द करने लगता है। ये देखकर वो छोटी सी बच्ची दौड़कर अपने मास्टर के पास पहुंचती है और वो कहती है, मास्टर क्या हुआ आपको, आप मुझे डरा रहे हैं। छोटी बच्ची सोचने लगती है कि मैं अकेली हूँ मास्टर के साथ, और अगर मास्टर को कुछ हो गया तो सारे सेट के मेंबर मुझ पर ही शक करेंगे और फिर सारे मिलकर मुझ पर टॉर्चर करेंगे। फिर कुछ समय बाद हमारा मेन कैरेक्टर धीमी आवाज में उसी छोटी बच्ची का नाम पुकारते हुए कहता है, यूलिंग रो मत, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर वो छोटी सी बच्ची और भी ज्यादा रोने लगती है। रोते रोते वो कहती है, मास्टर अगर आप मर गए तो सारे लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं खतरे में पड़ जाऊंगी। फिर वो लड़की मन ही मन सोचती है कि मास्टर इतने कोमल हृदय के कब से हो गए हैं, क्या मास्टर का दिमाग खराब हो गया है। रोना बंद न होता देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हल्के गुस्से में देखकर उस लड़की से कहता है, रो क्यों रही हो अब तक, क्या हुआ। ये सुनकर वो छोटी बच्ची डर के मारे चौंक जाती है और 1 सेकंड के अंदर अपने इमोशन को चेंज कर लेती है। मुस्कुराते हुए कहती है, अरे वाह मास्टर आप तो ठीक है, चलिए अब ऐसे ही रहिए। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हक्का बक्का होकर ये सोचता है कि क्या मैं इस छोटे से डिसाइपल को इतना क्यूट और इसके व्यक्तित्व को इतना अलग बनाया है। फिर वो हल्के से सीरियस नोट पर सोचता है, क्या मैं अपनी ही लिखी कहानी के माहौल में फंस चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस सेट का सेकंड मास्टर सेंशी बन चुका हूँ, जो कि एक गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर और एक रूथलेस कैरेक्टर है। कहानी के अनुसार ये जो मेरा कैरेक्टर है ये थोड़ा सा सनकी और लालची किस्म का कैरेक्टर है, जो कि प्रोटैगनिस्ट का ट्रेजर और उसके अपॉर्चुनिटीज को छीनने का कोशिश करते रहता है। शुरू से ही ये कैरेक्टर अपने शातिर दिमाग और क्रूर नीतियों से प्रोटैगनिस्ट को धोखे में रखने की कोशिश करता है, और बाद में तो वो उसे मारने की भी कोशिश करता है। लेकिन इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट जैसे तैसे बच जाता है और समय के साथ अपनी शक्तियों को बढ़ाने लगता है, और जब उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है तो वो वापस आता है, फिर शिनशी को चैलेंज करता है और उसे हरा देता है, और बाद में तो इस विलन का बहुत ही बुरा हालत में मृत्यु हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर आगे सोचता है, अरे यार ये तो वही मिलता जुलता क्लीशेड स्टोरी है, जहाँ एक हीरो होता है, कुछ हीरोइंस होती है और एक विलन होता है। हीरो विलन को मार डालता है और अपने हीरोइनों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले जो विलन मरता है वो तो मैं ही हूँ, यानी मैं ही सबसे पहले मार डाला जाऊंगा। हे भगवान, ये तूने क्यों किया। इसका कारण कहीं ये तो नहीं कि मेरे नाम और इस कैरेक्टर का नाम हुबहू एक समान है। क्या इसीलिए मैं इस कैरेक्टर के रूप को धारण किया हूँ। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं अपना नाम किसी प्रोटैगनिस्ट के दोस्त या फिर कोई बड़े से मास्टर जिसके पास गोल्डन फिंगर की शक्ति हो उसके नाम पर रख देता। अरे गोल्डन फिंगर से ये याद आया कि हर ट्रांसमाइग्रेट स्टोरी में जो ट्रैवलर होता है उसके पास एक चीट सिस्टम होता है। क्या वो चीट सिस्टम मेरे पास भी है।
चलो पहले टेस्ट करके देखते हैं। ये सोच आते ही हमारा मेन कैरेक्टर जोर जोर से बोलने लगता है, बाहर निकलो सुपर विलन सिस्टम, बाहर निकलो। करीब करीब 5 से 10 मिनट तक ये माहौल चलता रहता है। पीछे खड़ी हुई वो छोटी सी बच्ची मास्टर की ये सारी बेवकूफ़ी देखकर काफ़ी ज़्यादा अचंभे में थी। 5 से 10 मिनट के बाद भी जब कोई सिस्टम नहीं आता है तो हमारा मेन कैरेक्टर को लगता है कि शायद कुछ और नाम होगा सिस्टम का, तो वो फिर अलग अलग नामों से सिस्टम को पुकारने लगता है। लेकिन इतने कोशिशों के बाद भी कोई सिस्टम दिखाई नहीं देता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर को ये महसूस होने लगता है कि इस सिचुएशन में उसके पास कोई भी ऐसा चीट सिस्टम नहीं है जो उसकी मदद कर सके। ये सोचते ही वो अधमरे से हालत में बिस्तर पर गिर जाता है। उसी समय वो छोटी सी डिसाइपल हमारे मेन कैरेक्टर के बिस्तर पर कूद जाती है और अपने मास्टर से लिपट जाती है। अचानक हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ एहसास होता है कि समय के अंतराल के अनुसार अभी तक प्रोटैगनिस्ट हमारे सेट में घुसा नहीं है और ना ही उसने मुझसे रिवेंज लेने की सोची है। इसका मतलब अगर मैं प्रोटैगनिस्ट को छेड़ूंगा नहीं और ना ही दूसरे डिसाइपलों के साथ कोई दुर्व्यवहार करूंगा, तब तक मैं इस कहानी में जिंदा रह सकता हूँ और इसी बीच मैं अपनी शक्तियों को भी बढ़ाता रहूंगा और जब प्रोटैगनिस्ट आएगा तो उसके साथ भी मैं अच्छा व्यवहार करूंगा। ऐसे करने से शायद मैं कहानी को चेंज कर सकता हूँ। और ये छोटी सी बच्ची काफी क्यूट है। ऐसे ही बहुत सारे मेरे फीमेल डिसाइपल भी हैं जो कि बहुत खूबसूरत है। अगर मैं इसी तरह से प्लान करके चलूं तो मेरा जीवन काफी अच्छा हो जाएगा। खैर, अब मेरे व्यक्तित्व को मुझे बदलना होगा। मैंने अपने ही फीमेल डिसाइपलों के साथ काफी दुर्व्यवहार किए हैं। अब इन सब चीजों को मुझे धीरे धीरे बदलना होगा और उन्हें एहसास दिलाना होगा कि मैं बदल चुका हूँ। ये सब घटनाएं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता ही रहता है कि तभी उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देता है, मैं मास्टर की डिसाइपल यानहू आपको कुछ बताना चाहती हूँ। और यहीं पर हमारी इस कहानी का पहला भाग खत्म हो जाता है। कहानी को अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको इस चैनल की सारी वीडियो मिल सके। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन ताकि हमें भी इसी तरह के वीडियो बनाने में और भी मजा आए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। किसी ने क्या खूब कहा है, तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानियों से खानदान गिरता है। और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे को भय है। सुबह ओस गिरती है, दोपहर को धूप गिरती है, शाम को छाव गिरती है। अरे गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे को शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरी उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। नमस्कार आप सभी को, मैं एनीमे वाला फिर से आ गया हूँ आपके सामने इस कहानी के एक नए धारा को लेकर। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो, लेट्स बिगिन। जब बाहर से मास्टर को किसी की आवाज सुनाई देती है तो वो सोचता है, चलो देखते हैं कौन आया है मुझसे मिलने। ये सोचकर मास्टर बाहर की तरफ निकलता है। इसी बीच उसके मन में और भी कई विचार आते हैं, जैसे योनहू जो है इस छोटी सी बच्ची की सिस्टर डिसाइपल है। ये काफी भावुक और कोमल दिल की है। इसका टैलेंट थोड़ा एवरेज है दूसरों के मुकाबले। मेरे कहानी के अनुसार इस डिसाइपल ने प्रोटैगनिस्ट को काफी बार बचाने की कोशिश की है और जब इसकी खबर मुझ तक पहुंचती है तो मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ और मैं इस डिसाइपल को मार डालता हूँ। यही वो वजह थी जिसके कारण प्रोटैगनिस्ट ने मुझसे रिवेंज लेने की सोची। अब जो मैं इस कहानी को जानता हूँ, मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मैं इस तरीके का दुष्कर्म ना करूँ। खैर, अब मुझे जो सबसे पहले ढूंढना है वो है एक जेड पेंडेंट, जहाँ काफ़ी कीमती पत्थर और ट्रेजर्स रखे हुए हैं। इसका इस्तेमाल करने पर मेरा कल्टीवेशन और भी हाई हो सकता है। चलो अब देखते हैं ये डिसाइपल देखने में कैसी है और वो क्यों आई है मुझसे मिलने। ये सोचकर हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजा खोलते हुए गंभीर आवाज में पूछता है, क्या हुआ, क्यों आई हो मुझसे मिलने। जब हमारा मेन कैरेक्टर उस डिसाइपल को देखता है तो चौंक जाता है। वो सोचता है, अरे क्या इस तरीके का प्रणाम काफी अजीब सा नहीं लग रहा है। वो उस डिसाइपल को उठने को कहता है। योनहू धीरे धीरे घबराते हुए अपने चेहरे को उठाते हुए मास्टर से कहती है, मास्टर आपके लिए एक निमंत्रण पत्र आया है और वो भेजा गया है मास्टर जिन हैन टांग के द्वारा। जब हमारा मेन कैरेक्टर उस डिसाइपल के पूरे मुख को देखता है तो मन ही मन सोचता है, अरे वाह,
ये डिसाइपल तो बहुत ही खूबसूरत है। अब यूनहू की नज़र हमारे छोटे से डिसाइपल पर जाती है और वो सोचती है, चलो ठीक है, मेरी बहन सुरक्षित है। अब हमारा मेन कैरेक्टर जिन हैन टांग का नाम सुनते हुए सोचता है कि अरे ये तो हमारे सेट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का हेड है ना। वो यूनहू से पूछता है, निमंत्रण पत्र कहाँ है, निमंत्रण पत्र। ये सुनकर यूनहू डर जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि अरे मैं तो अपनी बहन को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थी, इसीलिए मैंने बिना सोचे समझे एक झूठ बोल दिया। अगर मास्टर को पता चल गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मास्टर मुझे छोड़ेंगे नहीं। यूनहू बहाना बनाते हुए कहती है, मास्टर अभी तक निमंत्रण पत्र आया नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आता है वैसे ही मैं आपको बता दूंगी। ये बोलते ही यूनहू मन ही मन सोचती है, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी और मास्टर मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो मुझे मार डालेंगे। अब हमारा मेन कैरेक्टर यूनहू के कांपते हुए शरीर को देखकर समझ जाता है कि वो किस लिए आई है। वो सोचता है ये डिसाइपल बहाना मार अपने बहन का हालचाल देखने आई है, इसके पास कोई भी निमंत्रण पत्र नहीं है। अपने गले को साफ करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है, अब तुम जा सकती हो अपने बहन को लेकर। यह तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, और इसके बाद भी अगर तुमने अपनी गलतियों से सीखा नहीं तो मैं तुम्हें दोबारा मौका नहीं दूंगा। अब जाओ। मास्टर की ये बात सुनकर यूनहू मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है मास्टर, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर यूनहू की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन अब से तुम मुझसे जब भी मिलोगी तो सामान्य तौर पर जैसे प्रणाम किया जाता है वैसे ही करना। मुझे तुम्हारा दंडवत प्रणाम नहीं चाहिए, समझ में आया? ये सुनकर यूनहू चौंक जाती है और चौंकते हुए कहती है, मास्टर मैं समझी नहीं, आपका क्या मतलब है? ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, कुछ नहीं, बस इतना समझ लो कि मुझे तुम्हें इस हालत में देखना पसंद नहीं। मास्टर की ये बात सुनकर यूनहू मास्टर को झुककर प्रणाम करते हुए वापस चली जाती है। इसी बीच हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, मुझे काफी प्रयास करना होगा मेरे चरित्रों को बदलने के लिए और मेरे डिसाइपलों का विश्वास जीतने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर फिर आगे सोचता है, ठीक है, अगर मैंने इन सभी डिसाइपलों की जिम्मेदारी ले ही ली है तो मुझे इनका मार्गदर्शक बनकर इनके कल्टीवेशन को सही रास्ते में लाना होगा। ये सोचते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कमरे के भीतर घुस जाता है। यूनहू एक बार फिर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ शर्माते हुए देखती है, जिससे उसके गालों में लगी लालिमा और भी लाल हो जाती है। यह देखकर हमारी छोटी सी डिसाइपल यूनहू से कहती है, सीनियर सिस्टर आप तो शर्मा रही हो, क्या आपको मास्टर अच्छे लगने लगे हैं? ये सुनकर यूनहू घबरा जाती है। वो घबराते हुए कहती है, क्या अनअफसाना बोल रही हो मास्टर के बारे में, अब चलो यहाँ से। अब हल्का सा सीन चेंज होता है। कहानीकार हमें कहता है, इस सेट में 12 पहाड़े हैं, जिनमें से एक का नाम है इरबाई पिक, जिसे इस सेट ने हमारे मेन कैरेक्टर को दान में दिया है। यहाँ एक गुफा है जिसका स्पिरिचुअल पावर दूसरे नंबर में आता है डिंगटान पिक और डांगक्विन पिक के बाद। इसी इरबाई पिक में सफेद बर्फ से घिरे 2 मैदान हैं। एक का नाम है एडलविश हर्ब गार्डन और दूसरे का नाम है व्हाइट जेट हॉटपाथ। एडलविश गार्डन में कल्टीवेटर अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव कराने आते हैं और वहीं व्हाइट जेट हॉटपाथ में कल्टीवेटर अपना कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू कराने आते हैं। ये दोनों ही संपत्तियां हमारे मेन कैरेक्टर के पास है, क्योंकि उसका कल्टीवेशन लेवल गोल्डन कोर स्टेज में पहुंच चुका है। इस चीज के कारण इस सेट के दूसरे पिक मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर से ईर्ष्या तो करते हैं, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को चुनौती नहीं देते। अब हमारा मेन कैरेक्टर गंभीरता से सोचता है, इसी इडलविश गार्डन में प्रोटैगनिस्ट को कुछ ऐसा चीज मिला था जो उसे ब्रेक थ्रू कराने में मदद किया था। मुझे इस चीज को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, इससे पहले कोई अनर्थ हो जाए। हमारा मेन कैरेक्टर इडलविश गार्डन में पहुंचता है तो वो देखता है कि कुछ पक्षियां उसके इसी गार्डन में घूमकर उसके बेहद कीमती कल्टीवेशन हर्ब को खा रहे हैं। ये देखकर पहले तो वो चौंक जाता है, फिर गुस्से में दौड़ते हुए उन पक्षियों से कहता है, तुम सारे शैतान पक्षी, आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्से में देख वो सारी पक्षियां उड़ने लगती है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उन सारी पक्षियों को मार डालता है। अब वो मायूस सा चेहरा करते हुए मन ही मन सोचता है, ये क्या हो गया, मेरे सारी कीमती हर्ब्स नष्ट हो गए हैं, ये क्या हो गया मेरे साथ। वैसे इस गार्डन को देख रेख करने वाला कहाँ गया? ये सोचते ही वो जोर से चिल्लाता है, मेरे सारे के सारे डिसाइपल अभी के अभी यहाँ जल्दी से आओ। मास्टर की इस तेज आवाज को सुनकर सभी डिसाइपल्स डर के मारे दौड़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुँचते हैं। थकी हुई आवाज में सभी डिसाइपल्स हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं, मास्टर क्या हुआ, अब इतने नाराज क्यों हैं? सबके थके हालत को देख हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, सबसे पहले
सभी के सभी शांत हो जाओ, मुझे आप सब से कुछ पूछना है। कुछ समय बाद जब सभी शांत हो जाते हैं तो हमारा मेन कैरेक्टर का ध्यान उन तीनों में से उस सफेद बालों वाली लड़की की तरफ पड़ती है। वो उसे उठने को कहता है। ये सुनकर वो लड़की घबराते हुए धीरे धीरे मास्टर की तरफ देखते हुए उठती है। अब हमारा मेन कैरेक्टर उस सफेद बालों वाली लड़की को देखकर मन ही मन सोचता है, इस डिसाइपल का नाम आन जियानपी है, जो कि एक अपर मिडिल टैलेंटेड डिसाइपल है। ये मेरे सारे डिसाइपलों में से सबसे कुशल डिसाइपल है, जिसके पास फायर और वुड की स्पिरिचुअल रूट है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर आगे सोचता है, लेकिन इसकी शारीरिक शक्ति मेरे चारों डिसाइपलों में से अलग है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी और इसकी मुलाकात इस तरह से होगी। कहानी के मूल भाग के अनुसार इस डिसाइपल को विलन के क्रूरता वाले भाग को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये डिसाइपल विलन के हर अन्याय को सहती है और बिना शिकायत किए मास्टर की हर बातों को मानती है। ये डिसाइपल काफी सुंदर और कोमल हृदय की है। मुझे इसके प्रतिभा को और भी ज्यादा उभारना होगा। अब हमारा मेन कैरेक्टर अपने गले को साफ करते हुए उन सभी से कहता है, ये शैतान पक्षियों ने मेरे इतने सुंदर और इतने कीमती बगीचे को नष्ट कर दिया है। इस बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी किस डिसाइपल की थी? मास्टर की ये बात सुनकर सभी डिसाइपल डर जाते हैं, लेकिन कोई भी मास्टर को कुछ नहीं कहता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है, ये सारे डिसाइपल्स मुझसे डरते तो है, लेकिन इनके आपसी संबंध इतने घनिष्ठ है कि इतनी क्रूरता के बावजूद भी ये एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। गंभीरता से देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर उन सब से कहता है, तो तुम सब नहीं बताओगे? अचानक हमारे मेन कैरेक्टर को ये याद आता है कि अरे, इस बगीचे की जिम्मेदारी तो मेरे सबसे बड़े डिसाइपल डोंग यूली की है ना। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का भाग खत्म हो जाता है। अगर आपको ये कहानी का भाग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कभी आपने देखा है कि समाज में जब भी कोई अन्याय होता है या फिर कोई गलत चीज होता है तो कुछ लोग उठ खड़े हो जाते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि वो समाज को बदल सके, समाज में इस तरीके की गलतियां दोबारा ना हो। और जो नहीं खड़े होते उनके लिए किसी ने कहा है, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। खैर, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब कहानी में आते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। जब हमारा मेन कैरेक्टर को ये याद आता है कि इस गार्डन की जिम्मेदारी डोंग यूली की है, तो वो मन ही मन सोचता है, डोंग यूलिंग तो मेरा एल्डेस्ट डिसाइपल है ना, लेकिन वो है कहाँ? अरे याद आया, उसे मैंने ही तो सजा दिया था। खैर, इसमें मेरी ही गलती है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि मास्टर के इस तरीके का हाव भाव को देखकर सभी डिसाइपल डरने लगते हैं और डरते डरते कहते हैं, मास्टर एल्डेस्ट सिस्टर को छोड़ दीजिए। एल्डेस्ट सिस्टर ने मुझसे ही कहा था इस गार्डन की देखभाल के लिए, इसमें मेरी गलती है, एल्डर सिस्टर की नहीं। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर सबसे कहता है, बस बहुत हुआ, सब शांत हो जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर फिर आगे कहता है, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे आगे क्या करना है? ये सुनकर यूनहू डरते हुए कहती है, नहीं मास्टर, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर मास्टर कहता है, बस बहुत हुआ, मुझसे बहस मत करो और जाओ यहाँ से। ये बोलते ही वो मन ही मन सोचता है, मुझे अभी भी थोड़ा टफ एक्ट करना होगा, वरना ये सब मुझ पर शक करेंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि उसके इसी बात से सभी डिसाइपल एक क्षण में उस जगह से भाग जाते हैं। वो मन ही मन सोचता है, क्या ये लोग मुझसे इतना डरते हैं? कुछ समय बाद कहानीकार हमसे कहता है, हिल बाई पिक को 3 जगहों में बांटा गया है। पहला जगह जहाँ एंट्री लेवल डिसाइपल्स और सर्वेंट रहते हैं, दूसरा जगह जहाँ इस सेट के श्रेष्ठ डिसाइपल रहते हैं, और तीसरा वो जगह है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर रहता है। कहानी के हिसाब से इसके दूसरे जगह में एक स्पिरिट गैदरिंग एरे है, जहाँ पर स्पिरिचुअल पावर सबसे हाई है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मेरे डिसाइपलों का कल्टीवेशन लेवल तो काफी हाई है, फिर ये सब इरबाई पीक के पहले भाग में क्यों रहते हैं? शायद इसका कारण मैं ही हूँ। खैर, अब मुझे मेरे एल्डेस्ट डिसाइपल का हाल देखना होगा, भगवान करे उसे कुछ ना हुआ हो। ये सोचते हुए वो अपने एल्डेस्ट डिसाइपल के घर की ओर पहुंचता है और उसके कमरे के दरवाजे को खोलता है। दरवाजा खोलते ही वो देखता है कि
उसका डिसाइपल मेडिकल हर्ब्स के पानी में नहा रही है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। फिर हमारी एल्डेस्ट डिसाइपल कहती है, मास्टर मुझे माफ करें, मैं नहीं जानती थी कि आप इस समय आएंगे। क्या आप थोड़ी देर बाहर रुक सकते हैं? मैं कपड़े बदल कर आपसे मिलती हूँ। ये सुनकर मास्टर जल्दी से बाहर निकल जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। फिर वो मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मैंने ये क्या देख लिया। लेकिन कुछ भी हो, मेरी ये डिसाइपल भी काफी खूबसूरत है। फिर वो आगे सोचता है, लेकिन उसके शरीर में लगे वो घाव बता रहे हैं कि चोट कितना गहरा है। कहानी के हिसाब से डोंग यूली मेरी पहली डिसाइपल है जिसके साथ मैंने काफी अन्याय किए। इसका कल्टीवेशन लेवल ची रिफाइनिंग रेल्म के लेवल 9 तक पहुंच चुका है। लेकिन साथ में मुझे ये भी कहना होगा कि यही वो आखिरी डिसाइपल थी जिसने मुझे धोखा नहीं दिया और मेरे आखिरी वक्त तक मेरे साथ रही। खैर, मुझे ये याद रखना होगा कि इस तरीके का कार्य मैं दोबारा ना करूं। पर वहीं दूसरी तरफ हमारा एल्डेस्ट डिसाइपल सोचता है कि मास्टर ने मुझे इस हालत में देखा, अब मैं क्या करूं? कहीं मास्टर का कुछ गलत इरादा तो नहीं है? वो फिर आगे सोचती है, बाहर काफी शांति है, क्या मास्टर चले गए हैं? हमारा एल्डेस्ट डिसाइपल शर्माते हुए फिर सोचती है, लेकिन मास्टर चले क्यों गए? क्या मास्टर को मुझे देखना पसंद नहीं? फिर हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजा खोलते हुए गंभीरता से उस डिसाइपल की ओर देखता है। ये देखकर वो डिसाइपल घबरा जाती है। वो सोचती है, कहीं मास्टर का इरादा कुछ खराब तो नहीं? हमारा मेन कैरेक्टर उस डिसाइपल को मुंह खोलने को कहता है। मास्टर की ये बात सुनकर वो मुंह तो खोल लेती है, लेकिन उसके मन में काफी अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। इसी बीच हमारा मेन कैरेक्टर उस डिसाइपल के मुंह में एक पील डाल देता है। ये देखकर वो डिसाइपल हैरान हो जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे समझाता है, इस पील का नाम युआन एलिक्सर है। ये पील मेरे पास केवल 10 ही है, इसे नष्ट मत करो और जल्दी से इसके पावर को एब्जॉर्ब कर लो। ये सुनते ही डोंग यूली बिना समय को व्यर्थ किए उस पील की पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस डिसाइपल की ओर देखते हुए मन ही मन में सोचता है, इस हालत में भी जिस तरह से ये डिसाइपल इस पील के पावर को एब्जॉर्ब कर रही है, मुझे लगता है कि ये आज ही फाउंडेशन बिल्डिंग रेल्म पर पहुंच जाएगी। फिर हल्का सा सीन चेंज होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि कांग यूलिंग और युनहू छुपते छुपाते डोंग यूली के कमरे की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। युनहू कांग यूलिंग से कहती है, जूनियर सिस्टर जरा ध्यान से, वरना अगर मास्टर को पता चल गया वो हमें छोड़ेंगे नहीं। कांग यूलिंग इशारा करते हुए कहती है, सब ठीक है, अब हम जा सकते हैं। और आप इतना चिंता क्यों कर रही है? मास्टर इस समय सो रहे होंगे तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम आसानी से एल्डेस्ट सिस्टर के पास जा सकते हैं। कुछ समय बाद वे लोग डोंग यूली के कमरे की ओर पहुंच जाते हैं। अब युनहू इशारा करते हुए कांग यूलिंग से शांत होने को कहती है, जूनियर सिस्टर थोड़ा शांत हो जाओ, दीवारों के भी कान होते हैं। ये तो भला हो उन इमॉर्टलों का जिन्होंने हमें ये हीलिंग पोशन दिया, वरना पता नहीं हम कैसे अपने एल्डेस्ट सिस्टर को बचाते। हमें बड़े ही सावधानी से इस बिल को एल्डेस्ट सिस्टर तक पहुंचाना होगा। ये बोलते ही युनहू अपने एल्डेस्ट सिस्टर का नाम पुकारते हुए उसे बुलाने लगती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज ना आता देख वो दोनों डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके एल्डेस्ट सिस्टर को कुछ हो गया है। ये विचार आते ही वो छोटी सी डिसाइपल बिना समय को व्यर्थ किए दरवाजा तोड़ अंदर घुस जाती है। युनहू जब अपने एल्डेस्ट सिस्टर को ध्यान मुद्रा में देखती है तो वो कांग यूलिंग से कहती है, देखो जूनियर सिस्टर, एल्डेस्ट सिस्टर का कल्टीवेशन तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो इमॉर्टेलिटी के लेवल तक पहुंच रही है और उसके सारे जख्म धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। अचानक उन्हें एहसास होता है कि उनके कंधों पर किसी ने हाथ रखा है और कुछ समय बाद उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, इस मध्य रात्रि में तुम दोनों क्या कर रही हो? ये आवाज सुनकर वो दोनों समझ जाते हैं कि पीछे कौन खड़ा है। वो दोनों पीछे मुड़ के मास्टर को अभिवादन देकर कहने लगती है, मास्टर हम तो बस यहाँ अपने एल्डेस्ट सिस्टर का हालचाल देखने आए थे। युनहू के हाथ में मेडिकल पोर्शन को देख हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है, इनका कल्टीवेशन लेवल चाहे जैसा भी हो, लेकिन इनका चरित्र बहुत ही अच्छा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कहता है, ठीक है, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। तुम्हारी एल्डेस्ट सिस्टर कल्टीवेशन लेवल के ब्रेक थ्रू में है, इसलिए उसे डिस्टर्ब मत करो। मास्टर की ये बात सुनकर दोनों मास्टर को झुककर प्रणाम करते हुए हामी भरती है। फिर हमारी छोटी सी डिसाइपल युनहू से पूछती है, सेकंड सिस्टर, मास्टर तो काफी कोमल हो गए हैं, क्या ये मास्टर हमारे वही मास्टर है जिन्हें हम जानते थे? ये सुनकर युनहू कहती है, मुझे नहीं पता, इसका उत्तर मैं तुम्हें कैसे दूं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है,
हालांकि पहले मैंने सोचा था मुझे इस कहानी की दिशा को हल्का सा मोड़ना होगा, लेकिन अब मुझे इन डिसाइपलों पर प्रेम आ रहा है। लगता है अब तो मुझे एक काबिल मास्टर बनना ही होगा। और यहीं पर हमारे इस कहानी का भाग खत्म हो जाता है। यहाँ तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। और अगर आपको इस तरीके का वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मृत्यु, ये शब्द सुनने पर आपके मन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? डर, खौफ, दुख, तकलीफ या फिर असंतोष? मेरे जहन में जो सबसे पहले ख्याल आता है वो है सत्य। मेरे ख्याल से मृत्यु एक परम सत्य है जिसे एक न एक दिन आना ही होगा, लेकिन ये जानकर भी लोग मानना नहीं चाहते। वो कहा है ना किसी ने, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूँ, मेरे मन में मृदुल पसंद, अभी न होगा मेरा अंत। और मृत्यु के बाद आता है दुख। वो दुख जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये कभी ना अंत होने वाला दुख है, लेकिन समय के थपेरों और व्यस्त जीवन की धार, ये दोनों इस दुख के लहर को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। इसी पर हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए वो कहाँ मिले, फिर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। खैर, काफी बातचीत हो चुकी है, चलिए अब कहानी पे आते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। कहानी के सबसे शुरुआत में हमें इरबाई पीक में स्थित हमारे मेन कैरेक्टर का घर दिखाया जाता है। दिखाया जाता है कि किस तरह हमारा मेन कैरेक्टर घर में बैठकर मेडिटेशन कर रहा है। मेडिटेशन करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के मन में कुछ ख्याल आते हैं। वो सोचता है, कहानी के अनुसार जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मेरे पास वाटर एंड वुड का डुअल स्पिरिचुअल रूट है, और साथ ही साथ मेरे पास इल्यूशन आर्ट, ट्रैपिंग टेक्निक्स एंड हीलिंग मेथड का टेक्निक भी है। मेरा जो सबसे पावरफुल मूव है वो है स्पिरिट आर्ट का मूव, जिसका नाम ओवरलैपिंग माउंटेन है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे सोचता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इस दुनिया के कल्टीवेशन आर्ट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग स्पिरिट आर्ट, दूसरा भाग प्रोफाउंड आर्ट, और जो तीसरा भाग है वो है इमॉर्टल आर्ट। स्पिरिट आर्ट जो है वो इन तीनों भागों में से सबसे निचले पायदान में आता है। हालांकि मैं स्पिरिट आर्ट के सबसे हाई स्टेज, जो कि है गोल्डन कोर स्टेज, उसमें पहुंच तो गया हूँ, लेकिन इसके ऊपर के लेवल यानी नेशन सोल स्टेज में नहीं जा पा रहा हूँ। शायद यही कारण है, जब प्रोटैगनिस्ट मुझसे बदला लेने को आता है तो उस समय उसका लेवल मुझसे अधिक होता है। चलो अब देखते हैं मेरी शक्तियों का क्षमता कितना है। ये सोचकर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक कुर्सी को तोड़ देता है। काफी खूब। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे सोचता है, अब जो मैं एक अच्छा मास्टर बनने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मुझे अपने कल्टीवेशन लेवल को भी बढ़ाने में कोशिश करनी होगी। ये सोचकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए फिर से मेडिटेशन में बैठ जाता है। कुछ समय बाद जब वो अपनी मेडिटेशन खत्म कर बाहर निकलता है तो वो सोचता है, अरे ये कैसे हो गया? इसका कारण ये तो नहीं कि मैं इस दुनिया को रचने वाला एक रचनाकार हूँ? कैसे मैं इतने आसानी से नेशन सोल स्टेज तक पहुंच गया? शायद ये दुनिया मेरे अस्तित्व से खुश है और मेरी शक्तियों को बढ़ाने में मदद कर रही है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे सोचता है, अगर इसी तरह मेरी शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी तो मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा, फिर मुझे किसी चीज का डर नहीं रहेगा। अद्भुत अद्भुत, शुक्रिया ये दुनिया मुझे इस तरह से मदद करने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे सोचता है, खैर मुझे अभी भी कहानी के हिसाब से चलना होगा, वरना कहानी का माहौल बदल सकता है। मुझे अभी के लिए अपने लेवल को सप्रेस करना होगा, बात का बात दिखा जाएगा। ये सोचते ही हमारा मेन कैरेक्टर जोर जोर से हंसने लगता है। अब कुछ समय बाद हमें अगले दिन का दृश्य दिखाया जाता है। अंगड़ाई लेते हुए कांग युलिंग अपने सिस्टर को सुप्रभात कहती है। कांग युलिंग की हालत को देख युनहू
कांग यूलिंग से कहती है, जूनियर सिस्टर, क्या तुम्हें रात भर नींद नहीं आई? यह सुनकर कांग यूलिंग ने जवाब दिया, मास्टर की डरावनी हंसी सुनकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। फिर यूनियू कांग यूलिंग से कहती है, चलो ठीक है, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मास्टर ने हम सबको बुलाया है व्हाइट जेट हॉट बाथ में। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे डिसाइपल्स दौड़ते हुए व्हाइट जेट हॉट बाथ पर जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उन सब का इंतज़ार कर रहा है। कुछ समय बाद डोंग यूलिंग हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, मास्टर वे सब आ चुके हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर डोंग यूलिंग की तरफ देखते हुए सोचता है, डोंग यूलिंग काफ़ी आराम से फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम पर पहुंच चुकी है, अब इनकी बारी है। सभी डिसाइपल्स दौड़ने के कारण थक चुके थे और थके हालत में ही सबने मास्टर को अभिवादन दिया। हमारा मेन कैरेक्टर अपने गले को साफ करते हुए उन सबसे कहता है, ठीक है, अब सब सुनो, मैं तुमसे क्या कहने वाला हूँ। कल से तुम सब रोज यहाँ सुबह सुबह आओगी और यहाँ बैठकर मेडिटेशन करोगी, समझ में आया? ये सुनकर सभी डिसाइपल्स मास्टर की बातों पर हामी भरती है। फिर कुछ समय बाद हान जियानपी हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, मास्टर मुझे लगता है कि मुझे इसी तरह घर के कामों पर ध्यान देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर पाऊंगी। फिर वो आगे कहती है, मेरी तो अभी तक कल्टीवेशन जागृत भी नहीं हुई है। फिर वो मन ही मन सोचती है, मैं किसी काम के नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसी तरह से धीरे धीरे बूढ़ी हो जाऊंगी और मैं अपनी माँ को भी नहीं बचा पाऊंगी। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, कितने साल की हो गई हो अब तुम? ये बोलते ही हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन में सोचता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इस विलन ने इस डिसाइपल को कुछ नहीं सिखाया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये करने पर उसका जीवन और भी ज़्यादा जटिल ना हो जाए। फिर कुछ समय बाद हान जियानपी ने उत्तर दिया, मास्टर मेरी उम्र अब 14 साल हो चुकी है। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, 14 साल काफ़ी ज़्यादा है कल्टीवेशन शुरू करने के लिए। ये सुनकर हान जियानपी काफ़ी निराश हो जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहता है, 14 साल की उम्र में तो तुम्हें गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच जाना चाहिए था। अब तो तुम्हारा शरीर और भी जटिल हो चुका है कल्टीवेशन के लिए। ये सुनकर हान जियानपी और भी ज़्यादा निराश हो जाती है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उसके माथे पर हाथ रखकर कहता है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा और तुम्हारे कल्टीवेशन को जागृत कराने में मदद करूंगा। कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर कोशिश की जाए तो। ये सुनकर हान जियानपी रो पड़ती है और उसे बचपन में हुए सारे अपमान, सारी निराशाएं याद आने लगती है। फिर उसे याद आता है कि किस तरह मास्टर उसे उस जगह से ले गए थे और तब से वो मास्टर की छोटी सी डिसाइपल बन गई थी। ये सोच आते ही हान जियानपी रोते हुए मास्टर से लिपट जाती है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे शांत होने को कहता है। दूसरी तरफ वो दोनों डिसाइपल ये दृश्य देखकर हैरान हो जाते हैं। वो दोनों आपस में कहते हैं, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मास्टर कब से इतने अच्छे हो गए हैं? फिर दूसरी तरफ हमें डोंग यूलिंग को भी दिखाया जाता है। वो मन ही मन में सोचती है, जब मैं मास्टर को जानती थी तो मास्टर ऐसे ही कोमल थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मास्टर बदल गए। लगता है हमारे वही कोमल हृदय वाले मास्टर लौट आए हैं। और यहीं पर हमारे इस कहानी का भाग खत्म हो जाता है। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और नेट में गाना सुन रहा था और अचानक एक गीत आया मेरे सामने। भाई साहब, क्या गीत के बोल हैं, गजब। गीत का नाम है तू जिंदा है और बोल लिखे गए हैं शैलेंद्र जी के द्वारा। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पर भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हमारे कारवाओं का मंजिलों को इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है।
जिधर मुड़ेंगे ये कदम बरेंगे एक नई डगर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जमी के पेट में पले अगन पले हैं जलजले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोक के स्वराज ये। मुसीबतों के सर कुचल बरेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बुरी है आग पेट की बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। गिरेंगे जुर्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। क्यों, अच्छा लगा ना? चलिए अब कहानी में आते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। कहानी के सबसे शुरुआत में हमें कांग यूलिंग को दिखाया जाता है। वो कहती है, मैं तो थक गई, मुझे रोज पहाड़ चढ़ना होता है और फिर वहां जाके प्रैक्टिस करनी होती है। ये रोज का काम बड़ा ही थका देने वाला काम है। अरे अब तो मेरे पैर भी मेरा साथ नहीं दे रहे। दूसरी तरफ युनहू जो नहा रही होती है, ये सारी शिकायतें सुन रही होती है। वो कांग यूलिंग से कहती है, मास्टर ये सब हमारे लिए ही कर रहे हैं, तो शिकायत मत करो जूनियर सिस्टर। फिर हमें हान जियानपी को दिखाया जाता है। वो युनहू से कहती है, मैं नीचे जा रही हूँ सब्जियां धोने। ये सुनकर कांग यूलिंग दौड़ के आती है और हान जियानपी को पीछे से झपकी मार देती है और झपकी मारते हुए कहती है, थर्ड सीनियर सिस्टर अब तुम ही बताओ, क्या मास्टर अब ज्यादा ही स्ट्रिक्ट नहीं हो गए हैं? अचानक झपकी मारने के कारण हान जियानपी तो डर ही जाती है। वो फिर कांग यूलिंग से कहती है, जूनियर सिस्टर मुझे तंग मत करो। वो फिर आगे कहती है, मास्टर न केवल अब अपना समय मेरे कल्टीवेशन को इम्प्रूव कराने में खर्च कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ वो हमें व्हाइट जेट हॉट बाथ में मेडिटेशन करने को भी दे रहे हैं। अगर वे हमारे लिए इतना सब कर रहे हैं तो ये हमारी भी दायित्व में पड़ता है कि हम अपना कल्टीवेशन को इम्प्रूव करें। ये बोलते ही हान जियानपी वहां से चली जाने लगती है। फिर कांग यूलिंग युनहू से कहती है, सीनियर सिस्टर ने हमें कहा था कि मास्टर पहले बहुत ही अच्छे थे, लेकिन बाद में वे बदल गए। क्या आपको लगता है कि सीनियर सिस्टर की बात सही है? ये सुनकर युनहू कहती है, मैं इतना तो कुछ नहीं जानती, मगर मैं ये कह सकती हूँ कि हम सब किसी न किसी कारण सेट से निकाले हुए डिसाइपल्स हैं। हान जियानपी को निकाला गया उसके स्टेटस के कारण, मुझे निकाला गया मेरे कमजोर स्पिरिचुअल रूट के कारण, और तुम्हें निकाला गया तुम्हारे बेवकूफी के कारण। ये सुनकर कांग यूलिंग मुंह फुला लेती है और मुंह फुलाते हुए कहती है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही समझदार हूँ। फिर युनहू आगे कहती है, केवल मात्र वो मास्टर ही थे जिन्होंने हम सबको एक साथ बांधे रखा। अब सीन चेंज होता है। कुछ समय बाद अब हमें अगले सीन का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ हान जियानपी मास्टर के बारे में सोच रही होती है। अचानक उसे कुछ लोग ऊपर आते हुए दिखते हैं। जब वे लोग सामने आते हैं तब उसे पता चलता है ये तो उन्हीं के सेट के कुछ अन्य डिसाइपल हैं। फिर हान जियानपी उनसे पूछती है, कौन हो तुम लोग और क्या तुम्हारे पास टोकन है ऊपर आने के लिए? ये सुनकर उनमें से एक, जिसका बाल हरा रंग का था, उसने उत्तर दिया, सिस्टर हान जियानपी, क्या आप मुझे भूल गए हैं? ये सुनकर हान जियानपी सोचने लगती है, अरे ये तो हमारे सेट के सीनियर ब्रदर जाओ हुआंगमिंग है ना? फिर वो उस लड़के से पूछती है, सीनियर ब्रदर जाओ, आप यहाँ किस लिए आए हैं? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आप तो यहाँ कुछ समय पहले आए थे ना, इडिलविश हर्ब कलेक्ट करने के लिए। क्या आपको और भी चाहिए वो हर्ब? ये सुनकर वो लड़का कहता है, अरे नहीं नहीं सिस्टर, मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। असल में बात यह है कि हमारे मास्टर के पास 7 मेडिसिनल क्रेन्स हैं, लेकिन पता नहीं सबके सब कहाँ चले गए, इसलिए मास्टर ने हमें उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है। मेडिसिनल क्रेन्स का नाम सुनते ही हान जियानपी हैरान हो जाती है। फिर वो लड़का आगे कहता है, हाँ सिस्टर, मेडिसिनल क्रेन्स क्या आपने देखा है यहाँ आते हुए? असल में ये मेडिसिनल क्रेन्स मास्टर के लिए काफी कीमती चीज है। ये सुनते ही हान जियानपी डरते हुए और घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा है। ये बोलते ही वो मन ही मन में सोचती है, उन 7 पक्षियों में से कई पक्षियों को तो हम ही मार के खा गए, और सबसे बड़ी बात, उन्हें पकाने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। अब मैं इन्हें क्या कहूँ? फिर हान जियानपी बहाना मारती हुए उन्हें कहती है, क्या क्या तुम्हारे पास टोकन है? अगर नहीं है तो जाओ पहले लेके आओ। अगर हमारे मास्टर को पता चल गया कि तुम्हारे पास कोई टोकन नहीं है और तुम लोग यहाँ घुसे चले आ रहे हो तो हमारे मास्टर हमें छोड़ेंगे नहीं, वो हमें पनिश करेंगे।
ये सुनकर वो लड़का कहता है, अरे सिस्टर, आप इतना क्यों घबरा रही हैं? हमें तो बस ऊपर जाना है और देखना है कि वाकई में वो मेडिसिनल क्रेन्स यहाँ आए हैं या नहीं। ये सुनकर हान जियानपी उनके बातों से असहमत हो जाती है और उन्हें मना करती है ऊपर जाने को। जब इतने बातों से भी हान जियानपी नहीं मानती है तो वे लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं। वो लड़का अब गुस्से से हान जियानपी से कहता है, अरे ओ हान जियानपी, तुझे क्या लगता है मैं इतनी देर से तुझसे काफी प्यार से बातें कर रहा हूँ तो तू अपने आप को काफी बड़ी समझ रही है? तेरी औकात क्या है यहाँ? लगता है मुझे तुझे सबक सिखाना ही होगा। ये कहते ही वो लड़का दौड़ते हुए हान जियानपी के पेट में घूसा मारने की चेष्टा करता है। पीछे खड़े अन्य डिसाइपल उस लड़के को रोकने की बहुत चेष्टा करते हैं। वो कहते हैं, सीनियर ब्रदर, ऐसा मत करो। अगर यहाँ के पीक मास्टर शिनशी को पता चल गया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। ये सुनते ही वो लड़का मन ही मन में सोचता है, मास्टर शिनशी तो अपने डिसाइपलों के बारे में सोचते ही नहीं है, और सबसे बड़ी बात, इस डिसाइपल का तो अपना कल्टीवेशन जागृत भी नहीं हुआ है। ये लड़की तो कचरा है, कचरा। अगर मैं इस डिसाइपल को मार भी दूं तो मास्टर शिनशी मुझे कुछ नहीं करेंगे। ये सोचते ही वो लड़का अपने वार को और भी घातक कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी हान जियानपी उसके इस वार को रोक देती है। ये होता देख वो लड़का चौंक जाता है। वो समझ नहीं पाता ये क्या हो गया है। फिर हान जियानपी उस लड़के से कहती है, सीनियर ब्रदर जाओ, क्या अभी भी तुम इस पीक में लड़ना चाहते हो? ये सुनते ही वो लड़का और भी गुस्सा हो जाता है और वो मन ही मन में सोचता है, इस तुच्छी सी लड़की ने कैसे मेरा वार रोक दिया? क्या इस लड़की की कल्टीवेशन जागृत हो गई है? ये सोच आते ही वो लड़का हान जियानपी से कहने लगता है, तुम्हारा मास्टर तो तुम्हें कुछ नहीं सिखाते, तो तुम कैसे करके ये सब कर पा रही हो? शायद तुमने अपने मास्टर से बिना पूछे उसका कल्टीवेशन मेथड को चोरी किया है। अब तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। ये सुनते ही हान जियानपी मन ही मन में सोचती है, सीनियर ब्रदर का कल्टीवेशन तो मुझसे काफी अधिक है। अगर इसी तरह वो मुझ पर वार करते रहे तो मैं काफी ज्यादा जख्मी हो जाऊंगी। फिर वो आगे सोचती है, लेकिन कुछ भी हो, चाहे मुझे यहाँ मरना पड़े, लेकिन फिर भी मैं अपने मास्टर का अपमान नहीं होने दूंगी। अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ती है, क्या अब तुम सब मेरे डिसाइपलों को सिखाओगी कि उन्हें क्या करना है? ये कहते ही हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के को एक ही बार में दूर फेंक देता है और फिर एक एक कर उन सभी लड़कों का कचुम्बर निकाल देता है। ये सब करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हान जियानपी की तरफ देखकर उससे कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनकी ओर काफी गुस्से से देखता है। ये देखकर वो सारे डिसाइपल्स डर के मारे झुककर उन्हें प्रणाम करते हुए उनसे माफी मांगने लगते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनकी तरफ देखकर उन्हें कहता है, अब भाग जाओ यहाँ से, इससे पहले मेरा गुस्से का पाला बहुत बढ़ जाए। और हाँ, अगर तुम्हारे मास्टर को मुझसे शिकायत है तो उन्हें भेजना मुझसे मुकाबला करने के लिए। अब जाओ यहाँ से। ये सुनते ही वे सारे के सारे डरते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हान जियानपी से कहता है, अच्छा बताओ, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है ना? ये सुनकर हान जियानपी कहती है, नहीं मास्टर, मुझे कहीं नहीं लगी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हान जियानपी से पूछता है, अच्छा अब बताओ, ये सब यहाँ किस लिए आए थे? ये सुनकर हान जियानपी मास्टर से कहती है, मास्टर आपको ये नहीं पता, तो फिर आपने इनको मारा क्यों? फिर कुछ समय बाद हमें अगले सीन का दृश्य दिखाया जाता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर इडिलविश गार्डन में बैठा हुआ है और डोंग यूलिंग से कहता है, अरे ये सारे के सारे मेडिसिनल क्रेन्स कब मेलजोल करेंगे और कब मैं इनके स्वादिष्ट अंडों को खा पाऊंगा? यह सब सुन डोंग यूलिंग काफी हताशा की हालत में मास्टर को देखती है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर उन मेडिसिनल क्रेन्स को देखकर उनके स्वादिष्ट मीठों के बारे में सोचने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर डोंग यूलिंग से पूछता है, खैर छोड़ो ये सब, अब तुम मुझे बताओ तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल अब कैसा है? ये सुनते ही डोंग यूलिंग ने उत्तर दिया, मास्टर आपकी दया से मैंने काफी अच्छे से अपना कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाया है। अब मैं अपने आप को काफी शक्तिशाली महसूस कर पा रही हूँ। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर डोंग यूलिंग से कहता है, ठीक है, अब तुम फाउंडेशन बिल्डिंग रेल्म पर पहुंच चुकी हो, अब तुम्हें स्पेल सीखने में ध्यान देना होगा। ये बोलते ही हमारा मेन कैरेक्टर डोंग यूलिंग को एक किताब पकड़ा देता है और वो फिर आगे कहता है, तुम्हारे पास म्यूटेटेड आइस रूट की शक्तियां है, इसलिए ये लो, इस पुस्तक में बहुत सारे स्पीड लेवल के वाटर टेक्निक्स लिखे हुए हैं। इसे काफी मेहनत से प्रैक्टिस करो और अगर किसी चीज में दुविधा हो तो मुझसे पूछ सकती हो। ये सुनते ही डोंग यूलिंग ने हमारे मेन कैरेक्टर को उत्तर दिया, ठीक है मास्टर, मैं काफी मेहनत से इसे प्रैक्टिस करूंगी। ये बोलते ही वो मन ही मन में सोचने लगती है, मास्टर आप क्यों नहीं मुझे पनिश्ड कर रहे हैं? मैं कब से आपके पनिशमेंट का इंतजार कर रही हूँ। और यहीं पर हमारे इस कहानी का भाग खत्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए,
भाई हमें भी तो पता चले कि आपको ये अच्छा लग रहा है या नहीं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है। पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा। ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, हो मुसीबत न हो मुसीबत। आखिर पैसा क्या है? व्हाट इज मनी? क्या आपने सुना है कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो लॉटरी में करोड़ों जीतते हैं, लेकिन समय के साथ साथ वे सारे पैसे गंवा देते हैं? या फिर कुछ ऐसे लोग जिनके पिता बहुत धनवान होते हैं, लेकिन सत्ता जब उनके बेटों के पास जाती है तो वो सारे पैसे धराशायी हो जाते हैं। इस तरीके का माहौल आखिर क्यों होता है? आखिर इतने पैसे के बावजूद भी लोग फिर से क्यों निर्धन हो जाते हैं? सवाल बहुत ही गहरा है, लेकिन इसका उत्तर उतना ही सामान्य है जितना इस सवाल के उत्तर की गहराई में है। साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर आप गहराई से पैसे के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा पैसे नाम का इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, बल्कि ये तो केवल एक सोच है जो लोगों के मन में डाल दी गई है उनके सत्ताधीशों के द्वारा, ताकि चीजों का आदान प्रदान काफी आसानी से हो सके। पहले के दौर में पैसे धातु से या फिर शेल से बने हुए होते थे। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो पहली बार पैसे को टोकन करेंसी के रूप में लाया गया था दिल्ली सल्तनत के दौर में। मोहम्मद बिन तुगलक ये वो शख्स था जिन्होंने हिंदुस्तान के जमीन पर टोकन करेंसी के रूप को लाने की चेष्टा की। अब ये टोकन करेंसी क्या है? टोकन करेंसी एक ऐसी मुद्रा होती है जिनका वास्तविक मूल्य उनके अंकित मूल्य से कम होता है। उदाहरण, अगर आप 100 रुपये के नोट को बेचना चाहेंगे किसी अन्य जगह पर, तो उस पेपर का वास्तविक मूल्य क्या होगा? जाहिर सी बात है, उसका मूल्य ना के बराबर होगा। इस तरीके के करेंसी को टोकन करेंसी कहते हैं। लेकिन ये सिस्टम उस समय नहीं चला था, लेकिन अब ये सिस्टम काफी जोरों शोरों से चल रहा है। यानी पैसा वो है जो हमें किसी भी चीज को खरीदने का पावर देती है। जब तक हमारा सिस्टम मजबूत है, तगड़ा है, तब तक ये टोकन करेंसी वाला सिस्टम चलेगा। और जब हमारा गवर्नमेंट सिस्टम कमजोर होगा तो ये टोकन करेंसी वाला सिस्टम फिर नहीं चलेगा। यानी पैसा उस पेपर का नाम नहीं जो हमारे हाथों में होता है, बल्कि वो कुछ ऐसी चीज होती है जिनको आपको सीखना होता है, जिनको आपको समझना पड़ता है। और एक बार अगर आपने इसका खेल को समझ लिया तो फिर आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे। पैसे कमाने के बस 2 ही जरिए होते हैं। पहला, अपने पैसों से उन चीज़ों को खरीदिए जिनसे आपको वापस पैसा मिले। दूसरा, अपने माइंड को इस तरह ट्रेन कीजिए कि वो प्रॉब्लम को खोज सके और उसे सॉल्व कर सके। खैर, काफ़ी बातचीत हो चुकी है। नाउ लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी। कहानी के शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि चारों ओर इमॉर्टल सैपलिंग कॉन्फ्रेंस को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है। इस कॉन्फ्रेंस में इमॉर्टल सेट के मास्टर्स अपने लिए एक नए डिसाइपल चुनते हैं। हालांकि शिंगडिंग सेट की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अब इस सेट की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसीलिए ये सम्मेलन इस सेट का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। अब हमें इमॉर्टल सैपलिंग कॉन्फ्रेंस के चारों ओर का दृश्य दिखाया जाता है। हमें ये बताया जाता है कि इस बार के सम्मेलन में यूहुआ सेट और डोंगमिंग पेविलियन, जो कि शांगडिंग सेट के सहायक सेट्स हैं, उन्होंने भी इस सम्मेलन में भाग लिया है। इसके बाद हमें शिनशी को दिखाया जाता है जो कि लेटा हुआ है। हान जियानपी हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, हमें काफ़ी ध्यान से देखना होगा वरना हमारी आंखों के सामने से कोई दूसरा एक अच्छे डिसाइपल को ले जाएगा। दूसरी तरफ डोंग यूली हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, मास्टर आप ऐसे करके लेटिए मत वरना लोग बुरा मानेंगे। फिर दूसरी तरफ हमें 2 अन्य लड़कियों को दिखाया जाता है। उनमें से एक कहती है, जिसको आप देख रहे हैं ना, वो शिनशी है जो कि शांगडिंग सेट के एक मास्टर है।
ये सुनकर उस लाल बालों वाली लड़की ने उत्तर दिया, काफी दिलचस्प इंसान मालूम होते हैं ये सुनकर उस पिंक बालों वाली लड़की ने कहा, क्या सिस्टर लियो आप उस लड़के पर इंटरेस्टेड हैं? ये सुनकर वो लाल बालों वाली लड़की ने उत्तर दिया, अगर इस व्यक्ति का इतिहास इतना अंधकारपूर्ण नहीं होता तो फिर मैं सोचती इसके बारे में। अचानक हमारे मेन कैरेक्टर को एहसास होता है कि कोई उसकी ओर देख रहा है। वो मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि उसकी तरफ एक लाल बालों वाली लड़की देख रही है। फिर अचानक उस लड़की ने अपने कमीज को हल्का सा सरकाया। ये देखकर वहां बैठे सारे मर्दों का हाल बेहाल हो गया और दूसरी तरफ ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर के नाक से खून निकलने लगा। खून निकलता देख यूनो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगी, मास्टर आपके नाक से तो खून निकल रहा है। नाक पोंछते हुए हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। असल में बात यह है कि आजकल मैं बहुत खाने लगा हूँ ना, शायद इसी के कारण ये हो रहा है। इसके बाद कांग यूलिंग कहती है, वो लड़की तो बहुत अद्भुत है और उसका वो तो कितना बड़ा है। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कांग यूलिंग से कहता है, तुम आजकल क्या सोचती रहती हो और बताओ वो लड़की का क्या अद्भुत है। ये सुनकर कांग यूलिंग ने कुछ ऐसा उत्तर दिया जिसे सुनकर वहां बैठे सारे मर्दों का हाल बेहाल हो गया। वे सारे शिनशी की तरफ गुस्से से देखकर सोचने लगे, ये क्या सिखा रहा है अपने डिसाइपलों को। अब हमारा मेन कैरेक्टर गंभीरता से सोचता है, कहानी के अनुसार यही वो समय है जब हमारा प्रोटैगनिस्ट इस कल्टीवेशन की यात्रा में पहली बार कदम रखेगा और वो इस कंपटीशन के आखिरी छोर तक पहुंचेगा। फिर कुछ समय बाद हमें इस कहानी के रियल प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है। वो हर चुनौती को काफी आसानी से पार कर रहा होता है। ये देखकर शिंगडिंग सेट के सबसे बड़े मास्टर कहने लगे, इस साल के इमॉर्टल सिबलिंग कॉन्फ्रेंस में मुझे इस तरीके का टैलेंटेड डिसाइपल्स दिखेंगे, ये मैंने सोचा नहीं था। दूसरी तरफ डॉम क्विंग पिक के मास्टर ये देखकर कहने लगे, ये आयरन चेन ब्रिज का भाग तो काफी चुनौतीपूर्ण होता है। बच्चे इस चुनौती के भाग को पार ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये लड़का कैसे इतनी आसानी से इसे पार कर पा रहा है? मैंने इस तरीके का टैलेंट कभी नहीं देखा। अगर ये लड़का इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका भाग्य काफी अनूठा होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि नीचे खड़े शिंगडिंग सेट के अन्य मास्टर उनके पैट्रियार्क से कहने लगते हैं, ये हमारे सेट के लिए काफी अच्छी बात है कि हमें इस तरीके के डिसाइपल्स मिल रहे हैं। फिर उनमें से एक ने कहा, पैट्रियार्क मुझे लगता है कि इस लड़के की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। ये सुनकर पैट्रियार्क ने कहा, सारे एल्डर्स कृपया शांत हो जाइए। इससे पहले कि मैं इसका फैसला लूं, मुझे इस बच्चे का स्पिरिचुअल रूट के एट्रीब्यूट को देखना होगा। वो फिर आगे कहते हैं, हालांकि मुझे इस बच्चे के टैलेंट को देख इस बच्चे का मास्टर बनने का अभिलाषा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे भी बेहतर यहाँ कोई और है जो इस बच्चे की क्षमता को और भी ज्यादा निखार सकता है। ये बोलते ही पैट्रियार्क ने हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखा। हमारा मेन कैरेक्टर ये सारी बातें सुन रहा था और ये सब सुनते सुनते हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, तुम सब इस बच्चे को लेकर काफी उत्सुक हो। अब बस देखना ये है कि तुम सबकी उत्सुकता अंतिम पड़ाव में रहता है या नहीं। फिर हमें पैट्रियार्क को दिखाया जाता है। वे सोचते हैं, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस सेट पर शिनशी का काफी उपकार है। शिनशी के जितने भी डिसाइपल्स हैं वे सारे वो डिसाइपल्स हैं जिन्हें किसी ने भी नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद भी शिनशी ने इस चीज का कभी भी विरोध नहीं किया। फिर वो आगे सोचते हैं, अगर मुझे आज कुछ अच्छे डिसाइपल मिले तो मैं शिनशी को कहूंगा कि वो उन्हें ले ले। फिर कुछ समय बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहां पैट्रियार्क सबको कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं और सबका स्वागत करते हैं एक नए यात्रा की ओर कदम रखने के लिए। वो फिर आगे कहते हैं, हमें बस अब तुम सबका स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट देखना है। इसके बाद हर एक मास्टर तुम सबको तुम्हारे काबिलियत के हिसाब से चुनेंगे। ये कहते ही पैट्रियार्क उन सबका एक एक कर नाम पुकारने लगते हैं। अब हमें डिसाइपल चुनने का वो दृश्य दिखाया जाता है। तुम्हारे पास वाटर, वुड और अर्थ का स्पिरिचुअल रूट है। क्या तुम डांगक्विंग फिंग पर ज्वाइंट होना चाहोगे? हाँ मैं चाहूंगा। एक तरफ तो ये सब हो रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर इन पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। ये देखकर डोंग यूलिंग हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है, मास्टर अगर इसी तरह आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको कोई अच्छा डिसाइपल नहीं मिलेगा। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए तो कुछ ही डिसाइपल्स काफी है। ये सुनकर कांग यूलिंग दौड़ते हुए मास्टर के पास आती है और उनसे कहने लगती है,
मास्टर, मैं जानती हूँ इसका कारण क्या है। मैंने सुना है कि आप एक कमज़ोर विचारधारा वाले मास्टर हैं और इसीलिए आपको कमज़ोर विचारधारा वाले ही डिसाइपल चाहिए। यह सुनकर शिनशी सोचने लगता है, ये क्या बोल रही है? क्या ये कोई तारीफ है जिसके लिए ये हंस रही है? फिर कुछ समय बाद एक लड़की का नाम पुकारा जाता है। उस लड़की के प्योर वुड स्पिरिट के कारण सभी मास्टर्स चौंक जाते हैं। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, अरे इस लड़की का नाम तो वी क्वीन है ना, जो कि बहुत खाने की शौकीन है। यही वो पहली हीरोइन है जो हमारे प्रोटैगनिस्ट से प्यार करने लगती है। शिनशी के चौंकते हुए हालत को देखकर पैट्रियार्क सोचने लगते हैं, मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई अन्य डिसाइपल शिनशी को मिलेगा। ये सोच आते ही पैट्रियार्क हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, शिनशी क्या तुम्हें यह डिसाइपल चाहिए? पैट्रियार्क की ये बात सुनकर सारे मास्टर शिनशी को ईर्ष्या की नज़र से देखने लगते हैं और वे सोचने लगते हैं, अरे इस तरीके के नामाकुल बंदे को पैट्रियार्क क्यों इतना अच्छा डिसाइपल दे रहे हैं? पैट्रियार्क की बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि इस डिसाइपल को डावेस्ट बाई जो कि लिंगजू सेट की है उन्हें दे देना चाहिए। ये बोलते ही हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन में सोचने लगता है, बाइरन जिसके पास जेड बैम्बू स्किल की शक्तियाँ हैं और वी क्वीन जिसके पास प्योर वुड स्पिरिट की शक्तियाँ हैं, मेरे ख्याल से ये दोनों एक दूसरे के साथ ठीक बैठेंगे। और कहानी के अनुसार भी मास्टर बाई ही इस लड़की की असली मास्टर थी। शिनशी की बात सुन मास्टर बाई कहने लगती है, ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी शक्तियों के आगे मेरी शक्तियाँ तो केवल निमित्त मात्र है। मैं कैसे इस डिसाइपल को रख सकती हूँ? ये सुनकर पैट्रियार्क कहते हैं, मास्टर बाई की बातें मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इस बात की चर्चा मैं तुम सब पर रखता हूँ। तुम सब आपस में बातचीत कर मुझे बताओ कि इस डिसाइपल को कौन रखना चाहेगा। इस बात को सुनकर मास्टर बाई सोचने लगती है, ये बात तो सही है कि मैं कमज़ोर हूँ और मेरी पोजीशन भी काफ़ी नीचे है। मैं कैसे इतने अच्छे डिसाइपल को रख सकती हूँ? थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर हल्के गुस्से में उन सब से कहता है, ये क्या बकवास हो रहा है? अगर कोई इस डिसाइपल को अच्छे से सिखाना चाहेगा तो वो सिखा पाएगा। इसमें इतना चर्चा करने की क्या बात है? ये सुनकर पैट्रियार्क काफी हैरानी से और गुस्से से हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखने लगता है। दूसरी तरफ मास्टर बाई शिनशी की बात सुन हैरान हो जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस छोटी सी बच्ची को अपनी ओर बुलाता है और उस बच्ची से कहता है, क्या तुम भूखी हो? ये लो इसे खाओ, इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। मास्टर बाई भी उस लड़की की ओर देख उसे उस चीज को खाने की अनुमति दे देती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है, मेरे पास केक भी है, तुम चाहो तो उसे भी खा सकती हो। फिर मास्टर बाई शिनशी की तरफ आती है और उन्हें शुक्रिया कहती है। ये सुन शिनशी कहता है, आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जो भी कहा वो सत्य था। फिर कुछ समय बाद हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन में हंसते हुए सोचता है, अब होगा असली खेल। और तभी इस कहानी के असली प्रोटैगनिस्ट का नाम पुकारा जाता है, अगला जाओ ची। और यहीं पर हमारे इस कहानी का भाग खत्म हो जाता है। यहाँ तक सुनने के लिए आप सबका दिल से बेहद शुक्रिया। फिर मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। आपने लिखने के ऊपर या फिर लिखावट पर कई लेख या कविताएं पढ़ी होगी, लेकिन उनमें से कई लेख या कविताओं में वो लिखने का आविर्भूत या फिर लिखावट की नुमाइश या फिर लिखने का कार्य की अभिलाषा आखिर क्यों बनती है, इसके बारे में सोचा नहीं होगा। लोग लेखक आखिर क्यों बनते हैं? लोग आखिर क्यों कवि बनते हैं? वो कौन सी चीज है जो उन्हें लेखक बनने में प्रेरित करती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तरों में लिखा हुआ ये कविता। मुझे नहीं पता कि आप इस कविता को सुनकर इसके बातों पर समर्थन करते हैं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कविता आपको सुननी बेहद जरूरी है। ये कविता अंग्रेजी भाषा में लिखी तो गई है, लेकिन हम इनका हिंदी अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कविता का नाम सो यू वांट टू बी अ राइटर और कवि का नाम चार्ल्स ब्यूकोस्की। मत लिखो, अगर फूट के ना निकले बिना किसी वजह के मत लिखो। अगर बिना पूछे बताए ना बरस पड़े तुम्हारे दिल और दिमाग और जुबां और पेट से मत लिखो। अगर घंटों बैठना पड़े अपने कंप्यूटर को ताकते या टाइपराइटर पर बोझ बने हुए खोजते शब्दों को मत लिखो। अगर पैसे के लिए
या शोहरत के लिए लिख रहे हो मत लिखो। अगर बैठ के तुम्हें बार बार करने पड़ते हैं सुधार, जाने दो। अगर लिखने की बात सोचते ही होने लगता है तनाव, छोड़ दो। अगर किसी की तरह लिखने की फिराक में हो तो भूल ही जाओ। अगर वक्त लगता है कि चिंघारे तुम्हारी आवाज तो उसे वक्त दो, पर ना चिंघारे गर फिर भी तो सामान बांध लो। अगर पहले पढ़ के सुनाना पड़ता है अपनी बीबी या प्रेमिका या प्रेमी या माँ बाप या अजनबी आलोचकों को, तो तुम कच्चे हो अभी। अनगिनत लेखकों से मत बनो उन हजारों की तरह जो कहते हैं खुद को लेखक। उदास और खोखले और नक्शेबाज दुनिया भर की लाइब्रेरियां त्रस्त हो चुकी है तुम्हारी कौम से, मत बढ़ाओ इसे, दुहाई है मत बढ़ाओ। जब तक तुम्हारी आत्मा की आवाज से लंबी दूरी के मारक रॉकेट जैसे नहीं निकलते लफ्ज, तब तक चुप रहना। तुम्हें पूरे चांद की रात के भेड़िए सा नहीं कर देता पागल या हत्यारा, जब तक कि तुम्हारी नाभि का सूरज तुम्हारे कमरे में आग नहीं लगा देता। मत 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 लिखो, क्योंकि जब वक्त आएगा और तुम्हें मिला होगा वो वरदान, तुम लिखोगे और लिखते रहोगे जब तक भस्म ना हो जाते तुम या ये हवस। कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका नहीं था कभी। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और बढ़ते हैं हमारे नए भाग के कहानी की ओर। कहानी के शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि जब जाउची का नाम पुकारा जाता है और वो पेविलियन में आता है तो उसे देख सभी मास्टर उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहते थे। फिर कुछ समय बाद हमें पैट्रियार्क को दिखाया जाता है। वो जाउची को सामने आने को कहते हैं। पैट्रियार्क की बात सुन जाउची सामने आता है और पैट्रियार्क को नमस्कार करता है। पैट्रियार्क जाउची के शांत स्वभाव को देखकर काफी प्रभावित हो जाते हैं और उसे कहते हैं, अच्छा है, तुम बहुत ही शांत और प्रभावी बच्चे हो। तुम जिसे भी अपना गुरु चुनोगे वो बहुत ही भाग्यशाली रहेगा और तुम्हारा भविष्य भी काफी उज्जवल है। ये कहकर पैट्रियार्क उसे एट्रीब्यूट चेक करने के लिए आगे बुलाता है। अब सभी की दृष्टि जाउची पर आ जाती है और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखकर मन ही मन में हंस रहा होता है। जाउची के ताप से सबसे पहले फायर एट्रीब्यूट निकलता है। ये देखकर पैट्रियार्क सोचते हैं, अरे ये तो मेरे ही जैसा एट्रीब्यूट है। दूसरी तरफ डांगक्विंग पिक के मास्टर ये देखकर समझ जाते हैं कि इस डिसाइपल को तो पैट्रियार्क ही ले जाएंगे। इसके बाद पैट्रियार्क कहते हैं, तो इस डिसाइपल को मैं लेना चाहता हूँ। और फिर वो कुछ आगे कहते इससे पहले जाउची अपने ताप से वुड एट्रीब्यूट को निकालता है। ये देखकर मास्टर बाई सोचने लगती है, फायर और वुड की स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट हालांकि उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये अच्छा है। कुछ समय बाद वो फिर से चौंक जाती है क्योंकि जाउची ने और भी एट्रीब्यूट निकालना शुरू कर दिया था। अब ये देखकर सभी निराश हो जाते हैं। अब हमें ये दिखाया जाता है कि जाउची ने अपने ताप से न केवल एक बल्कि 5 एट्रीब्यूट्स को जागृत किया था। ये देखकर वहां बैठे सारे मास्टर्स जाउची पर हंसने लगते हैं। एक मास्टर हंसते हुए कहता है, अरे 5 एट्रीब्यूट्स, लगता है ये बच्चा वेस्ट है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में। और वहीं दूसरे मास्टर कहते हैं, अरे मैंने सोचा था ये बच्चा बहुत ही काबिल निकलेगा, लेकिन ये सब देख के लग रहा है ये बच्चा तो कमजोर निकला। सभी लोगों की हंसी और ठिठोली को देखकर जाउची बहुत ही निराश और घबराने लगता है। फिर कुछ समय बाद उनमें से एक मास्टर ने जाउची से कहा, जाउची तुमने सारे परीक्षाओं को अच्छे से पार किया है, इसलिए तुम इस सेट में आ सकते हो, लेकिन तुम्हें अब 3 महीने का समय दिया जाता है अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए। अगर तुम इन 3 महीनों में अपनी काबिलियत को साबित नहीं कर पाए तो तुम इस सेट से निकाल दिए जाओगे। ये बोलते ही उस मास्टर ने उन सब मास्टरों से कहा, अब कौन लेना चाहेगा इस बच्चे को? ये सवाल सुनते ही वहां बैठे सारे मास्टर चुप हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई भी इस बच्चे को अपने साथ लेना नहीं चाहता था। उस मास्टर ने फिर से सवाल किया, हाँ
कौन लेना चाहेगा इस डिसाइपल को? ये सवाल सुन वहां बैठे सारे मास्टर्स पैट्रियार्क से कहने लगे, पैट्रियार्क, इस बच्चे में कोई भी टैलेंट नहीं है, तो इस बच्चे को हमारे सेट पर मत घुसाइए। फिर दूसरे मास्टर कहने लगे, हाँ पैट्रियार्क, इस बच्चे का भविष्य अंधकारपूर्ण है, इसे कोई भी लेना नहीं चाहता है, तो इस बच्चे को इस सेट से निकाल दीजिए। ये सब सुन जाउची काफी निराश और घबराने लगता है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस बच्चे के सामने आता है और उससे पूछता है, बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? ये आवाज सुन वो बच्चा चौंक जाता है और अपने माथे को उठाकर जवाब देता है, मेरा नाम जाउची है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जाउची से कहता है, बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? रो मत, रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये सुन जाउची कहता है, जी मास्टर, मैं नहीं रोऊंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस बच्चे से पूछता है, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे? ये सुनकर जाउची कहता है, जी हाँ मास्टर, मैं चाहूंगा। और इस प्रकार जाउची हमारे मेन कैरेक्टर का डिसाइपल बन जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जाउची से कहता है, तो ठीक है, अब बस तुम्हें ये विश्वास रखना होगा कि आज नहीं तो कल ये दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे होगी। ये सुनकर जाउची ने उत्तर दिया, जी हाँ मास्टर, मैं इस चीज को हमेशा याद रखूंगा। अब हमारा मेन कैरेक्टर जाउची से कहता है, तो चलो यहाँ से, मुझे ये जगह अब बोरियत भरी लग रही है। ये कहते ही शिनशी अपने डिसाइपल को लेकर वहां से जाने लगता है। अब वो मन ही मन सोचता है, मुझे आज इस जगह ट्रिपल एस कैरेक्टर मिल चुका है, अब मैं अपनी मृत्यु से बच सकता हूँ और इस जगह में मैं काफी अच्छे से और शांति से रह सकता हूँ। ये सोचते ही वो जोर से कहने लगता है, मैं हूं द इनविंसिबल विलन मास्टर और मैंने अपने अंत को बदल दिया है। फिर कुछ समय बाद हमें इरबाई पिक में स्थित हमारा मेन कैरेक्टर का पैलेस दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जाउची से कहता है, अब से तुम इस इरबाई पिक के एक डिसाइपल हो। वो फिर आगे कहता है, हालांकि आज जो मैंने देखा उससे मुझे पता चला कि तुम्हारा टैलेंट उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि तुम इससे भी बेहतर कर सकते हो। ये सुनकर जाउची ने हमारे मेन कैरेक्टर के बातों पर हामी भरी। फिर दूसरी तरफ हमें यह दिखाया जाता है कि डोंग यिलिंग मन ही मन में सोचती है, लगता है मास्टर इस डिसाइपल को पाकर काफी ज्यादा खुश है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जाउची से कहता है, ये लो, ये है ची गैदरिंग पिल। इस पिल को तुम्हें 10 हिस्सों में बांटना है और हर एक हिस्से को तुम्हें खाना है जब तुम कल्टीवेशन करने के लिए जाओगे। इससे तुम्हें काफी मदद मिलेगी। मास्टर की ये बात सुन डोंग युली कहने लगती है, मास्टर, आप ये क्या कह रहे हैं? इस डिसाइपल ने तो इस सेट पर अभी अभी कल्टीवेशन का यात्रा शुरू की है। अगर अभी से आप इस डिसाइपल पर इतना बोझ दे देंगे तो ये चीज इस बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। डोंग युलिंग की बात सुन हमारा मेन कैरेक्टर डोंग युली को समझाने लगता है, इस तरीके का मेथड भले ही दूसरे डिसाइपलों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जाउची जिसके पास प्योर स्पिरिचुअल एफिनिटी की बॉडी है उसके लिए ये मेथड काफी अच्छा है। मास्टर की ये बात सुन डोंग युलिंग शर्माते हुए कहती है, मास्टर, मुझे पनिश कीजिए, मैंने बिना सोचे समझे आपसे अनाप शनाप कह दिया। डोंग युलिंग की बात सुन हमारा मेन कैरेक्टर डोंग युलिंग से कहता है, कोई बात नहीं, ये सब बातें तो तुमने अपने छोटे से डिसाइपल के भले के लिए ही कही है, तो मैं कैसे तुम्हें पनिश कर सकता हूँ। ये सुन डोंग युलिंग मास्टर से कहने लगती है, मास्टर, क्या मैंने कोई अपराध किया है जिसके कारण आप मुझसे काफी ज्यादा निराश हैं और इसीलिए आप मुझे पनिश नहीं कर रहे हैं? ये सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है, ये क्या कह रही हो तुमने कोई बुरा काम नहीं किया है, तो मैं कैसे पनिश कर सकता हूँ तुम्हें? इस तरीके का माहौल को देखकर जाउची काफी मजे से इस दृश्य का लुत्फ उठा रहा होता है। फिर कुछ समय बाद जाउची कहने लगता है, मास्टर। जाउची की बात सुन वे दोनों अपने आप को संभालते हुए जाउची की तरफ देखने लगते हैं। डोंग युलिंग हल्के शर्माते हुए सोचने लगती है, अरे ये डिसाइपल तो यही है, मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। डोंग युली जाउची से पूछती है, हाँ बताओ, तुम्हें क्या कहना है? ये बात सुन जाउची कहने लगता है, मास्टर, असल में मुझे आपको कुछ बताना है। असल में मैं एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की हूँ और मेरा नाम जाऊ चियार है।
और इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे लगता है अरे ये क्या हो गया। और यहीं पर हमारे इस कहानी का भाग खत्म हो जाता है। यहाँ तक सुनने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। फिर मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। ऋषिकेश के तटों में लिखा हुआ है, यहाँ ज्ञान ना दे, यहाँ ज्ञानी अनेक हैं। अगर इसी विचार से आपको मेरी ये सारी बातें सुनना पसंद नहीं तो आप सीधा सीधी मूल कहानी पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में चैप्टर्स बनाए हुए हैं, आप सीधा सीधी स्टोरी स्टार्ट वाले चैप्टर पर जाके मूल कहानी पर पहुंच सकते हैं। खैर, आज का विषय थोड़ा सा हटके है। आज हम उस बात की बात करेंगे जिस बात को करना हम बंद कर चुके हैं। सवाल। हम सवाल करना बंद कर चुके हैं। हम सही व्यक्ति के सामने सही तरीके से सही सवाल करना बंद कर चुके हैं। कहते हैं कि सवाल ज्ञान प्राप्ति करने का एक उच्चतम खोज है, और इस खोज को सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध करने वाले व्यक्ति थे सुकरात। सोक्रेटिस या फिर सुकरात, जो भी कह लीजिए, इस व्यक्ति का विचार आज हमें जानना बेहद जरूरी है। तो कौन थे ये व्यक्ति और क्यों जानना है हमें इनके बारे में? सुकरात को जानने के लिए हमें अपनी गाड़ी को भारत से पश्चिम दिशा की ओर, यानी यूरोप के एक छोटे से देश जिसका नाम है ग्रीस या फिर यूनान कह सकते हैं, उसके ओर मुड़ना होगा। आज ये देश काफी छोटा देखने में मालूम होता है, लेकिन आज से कई साल पहले ये देश अपने ज्ञान, विज्ञान और शक्ति के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, और इसी देश में रहा करते थे सुकरात। लगभग 500 से 400 बीसी का समय था जब सुकरात यहाँ रहा करते थे। समाज के तथाकथित सौंदर्य बोध के आधार पर अगर सुकरात के मुखमंडल को देखा जाए तो कहा जा सकता था कि सुकरात देखने में बदसूरत थे, मगर हम जानते हैं कि उनकी बदसूरती उनके चेहरे से नहीं बल्कि समाज के क्रूर नजरिए से प्राप्त हुआ ढांचा है। सुकरात सवाल बहुत करते थे। सुकरात का मानना था कि सवाल से ही उत्तर मिलेगा, और उत्तर ही है जो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग तय करेगा। इसीलिए सही तरीके का सवाल अगर सही व्यक्ति के सामने रखा जाए तो हम ज्ञान को पा सकते हैं। भैया पूछोगे तो ही जवाब मिलेगा, क्यों? चाहे किसी से भी हो। सवाल नहीं करोगे तो जवाब कैसे मिलेगा? क्यों जी? सवाल ही के अंदर सवाल है, सवाल के बाद फिर जवाब है, जवाब के बाद फिर सवाल, सवाल से जवाब निकलता है और जवाब से फिर सवाल निकलता है। सारा जवाब सवाल में ही होता है। सुकरात के इसी तरीके को हम डायलेक्टिकल अप्रोच कहते हैं। इसका सीधा साधा मतलब यही है कि अगर हम निरंतर किसी चीज के बारे में किसी व्यक्ति के सामने प्रश्न करते रहे तो हमें उससे निकलने वाले जो उत्तर है वो मिलता रहेगा, और अगर वो व्यक्ति उस क्षेत्र में झूठ बोल रहा है तो हम उसके झूठ को भी प्रश्नों के माध्यम से खोज पाएंगे, और अगर वो व्यक्ति सच बोल रहा है तो हम प्रश्नों के माध्यम से ही उस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सुकरात बड़े अफलातून व्यक्ति थे भाई। जो भी उनके सामने आता या तो वो उनके प्रश्नों से बचने की कोशिश करता या फिर वो सुकरात का दीवाना हो जाता। उस समय के नौजवान सुकरात के बड़े दीवाने थे। वे सुकरात के सामने पहुंचते और उनको सुनते रहते थे। उनके बातों में ऐसे तार्किक पहलू हुआ करते थे कि कोई भी उनसे बच नहीं पाता था। उस समय यूनान में लोगों का मानना था कि भगवान कई सारे होते हैं, लेकिन सुकरात का मानना था कि भगवान एक होता है। उन्होंने अपने बातों को प्रमाण करने के लिए काफी सारे तर्क दिए, और काफी नौजवान भी उनके बातों से प्रभावित हुआ करते थे। उस समय वहां के बड़े अमीर और शक्तिशाली वर्ग उनसे काफी ज्यादा नाराज हुआ करते थे। उनका मानना था कि अगर इसी तरह सुकरात अपने बातों से नौजवानों को भटकाते रहेंगे तो देखते ही देखते ये पूरा का पूरा प्रशासनिक प्रणाली खत्म हो जाएगा इस देश में, और इसीलिए उन्होंने सुकरात को रोकने के लिए उन्हें मृत्यु दंड देने की ठानी। हालांकि कुछ कहानियों के अनुसार हमें ये पता चलता है कि उनके मृत्यु दंड से कुछ समय पहले एक शिष्य जिनका नाम प्लेटो था, उन्होंने उनके मृत्यु दंड को रोकने की काफी कोशिश की। कहते हैं
उन्होंने जेलर से लेकर सैनिक और सीमा में खड़े सैनिकों तक को भी पैसे खिलाकर आराम से सुकरात को बाहर निकालने के लिए बड़े प्रयत्न किए थे। लेकिन अंत में सुकरात इन बातों पर समर्थन ना देते हुए अपने मृत्युदंड को ही चुनना स्वीकार किया और अंत में उन्हें एक प्रकार का जहर जिसका नाम है हेमलॉक वो देकर मार डाला गया। सुकरात आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी हम सुकरात के बातों को, उनके विचारों को पढ़ते रहते हैं और उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है हमें। चलिए फिलहाल इसी नोट के साथ आज की बातचीत यहाँ पर खत्म करते हैं और बढ़ते हैं हमारे नए भाग के कहानी की ओर। कहानी के सबसे शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर शिनशी बैठा हुआ है और उसके गोद में बैठी हुई है जाओचियार। शिनशी जाओचियार से कहता है, बच्चे तुम यहाँ काफी दिनों से हो, अगर तुम्हें कल्टीवेशन के विषय में कुछ जानकारी पूछनी है तो मुझसे पूछ सकते हो। ये सुन जाओचियार कहने लगती है, मैं कल्टीवेशन के सारे तरीके को समझ पा रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसके शारीरिक रूप में खुश नहीं पा रही हूँ। इस बात को सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है, कोई बात नहीं, इतना हड़बड़ी मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो मन ही मन में सोचता है, भाई ये लड़की यहाँ से उठ क्यों नहीं रही है। कुछ समय बाद जाओचियार हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, मास्टर आप तो बड़े अद्भुत हैं, आप मेरे लड़की होने के बाद से चौंके नहीं, क्या आपको पहले से पता था कि मैं कौन हूँ। इस बात को सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हारा क्लैन काफी कमजोर हो चुका है और ये दुनिया भी एक लड़की के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि तुमने एक लड़के का भेष इसलिए डाला होगा ताकि तुम अपने आप को सुरक्षित कर पाओ और अपने कल्टीवेशन की यात्रा को सफल कर पाओ। ये कहते ही वो मन ही मन में सोचने लगता है, अरे ये क्या हो रहा है, कैसे इस कहानी का हीरो एक लड़का से लड़की बन गया, ये तो मुझे भी नहीं पता। अब इस कहानी का क्या होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो अपना हीरो इतना सारा हेरम बनाता है उसका क्या होगा। खैर जो भी हो, मुझे आगे देखना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने कमीज से एक पुस्तक निकालकर सामने रखता है और वो कहता है, जाओचियार तुम्हारे पास 5 स्पिरिचुअल रूट का एलिमेंट है, इसलिए तुम सबसे पहले ची रिफाइन नहीं कर पाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कैसे भी कर तुम्हारे ची को रिफाइन करने का कोशिश करूंगा। और वो फिर आगे कहता है, आज मैं तुम्हें कल्टीवेशन करने का कुछ बेसिक रूल सिखाऊंगा। ये सुन जाओचियार कहने लगती है, ठीक है मास्टर। अब हल्का सा सीन चेंज होता है। हमें सबसे पहले हान जियानपी को दिखाया जाता है। हान जियानपी हाथों में प्लेट लिए कहने लगती है, एल्डर सिस्टर आज मैं मास्टर के लिए 2 बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाई हूँ। ये सुन डोंग युलिंग कहने लगती है, मास्टर काफी खुश होंगे ये देखकर। डोंग युलिंग के इस तरीके का हाल को देखकर हान जियानपी सोचने लगती है, ये क्या हो रहा है एल्डेस्ट सिस्टर को। आजकल एल्डेस्ट सिस्टर काफी अजीब सी बातें करती रहती है और उनका व्यवहार भी काफी बदला बदला सा महसूस होता है। कुछ समय बाद कांग युलिंग और युनहू खाने के टेबल की ओर आती है। युनहू कहती है, मैंने मास्टर को खबर दे दी है, मास्टर और जाओची अभी कुछ समय में ही आ जाएंगे। और वहीं कांग युलिंग कहती है, अरे वाह क्या बढ़िया सुगंध है, आज तो खाने में मजा आ जाएगा। अब जैसे ही युनहू टेबल के सामने आती है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो मैजिकल क्रेन का मांस है। वो घबराते हुए हान जियानपी से कहने लगती है, सिस्टर ये तो क्रेन का मांस है ना, मास्टर ने तो हमें इसका अच्छे से देखभाल करने के लिए कहा था, तो फिर तुमने इस तरीके का डिश आखिर क्यों बनाया। लेकिन इससे पहले हान जियानपी कुछ कहती, उससे पहले ही हमारा मेन कैरेक्टर और जाओचियार खाने के कमरे की ओर आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जाओचियार से कहने लगता है, आज हमने काफी मेहनत की है, चलो अब बढ़िया खाना खाते हैं। ये बोलते हुए वो अंदर की ओर आता है और वो सोचता है, हालांकि मेरा शरीर गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच चुका है, इसलिए मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करे, ये स्वाद बड़ी ही उम्दा चीज है। ये कहते ही वो खाने की ओर देखने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि ये तो क्रेन का मांस है। वो सोचता है, अरे वाह क्रेन का मांस, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। लेकिन फिर उसे याद आता है,
अरे ये तो क्रेन का मांस है, और ये भी फीमेल क्रेन का। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मास्टर की इस तरीके का बड़बड़ाहट को सुन जाओ चियर कहने लगती है, अरे वाह, मास्टर तो मांस को देखकर ही पता कर सकते हैं कि ये फीमेल है कि मेल है। यह बात सुन यूनहू जाओ चियर को चुप होने को कहती है। अब हमारा मेन कैरेक्टर उनके ओर गुस्से से देखता है और कहता है, कौन है जिसने इस तरीके का काम किया? मास्टर को इतना गुस्से में देख सभी डिसाइपल घबराते हुए झुक जाते हैं और मास्टर से माफी मांगने लगते हैं। ये देखकर मास्टर अपने गुस्से को शांत कर उन सब से पूछता है, अब बताओ किसने किया ये? ये कहते ही वो मन ही मन में सोचता है, खैर जो भी हो, मुझे इस तरीके से इन सब से बात नहीं करनी चाहिए। कुछ समय बाद पीछे से किसी ने जवाब दिया, मास्टर वो मैं थी जिसने हांजियनपी को इस तरीके का काम करने को कहा। मास्टर मुझे आप पनिश कीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। फिर वो मास्टर के सामने गिर जाती है और मास्टर से गिराकर अपने पनिशमेंट की इच्छा मांगती है। डोंग यूलिंग की इस तरीके का हालत को देख हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है इस लड़की को? ये ऐसे क्यों बात कर रही है? खैर जो भी हो, मुझे इसे अब पनिश करना ही होगा, वरना ये सब मुझ पर शक करेंगे। इसके बाद जाओ चियर मास्टर से पूछती है, मास्टर क्या आप एल्टी सिस्टर को सजा देंगे? जाओ चियर की बात सुन हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, अब तो मुझे इसे मारना ही होगा। मुझे लगता है हल्का सजा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सोचते ही हमारा मेन कैरेक्टर डोंग यूलिंग को सामने आने को कहता है। डोंग यूलिंग सामने आती है तो शिनशी उसे झुकने को कहता है। फिर शिनशी अपने हवस और शर्म को दूर करते हुए डोंग यूलिंग को सजा देने के लिए तैयार होता है। सजा देते हुए वो डोंग यूलिंग से कहता है, तुम सबसे बड़े हो और तुमने ये गलती कैसे कर दी? सभी डिसाइपल्स ये देखो और सीखो, ये तुम्हारे लिए सबक है। अगर तुम सब गलती करोगे तो तुम्हें भी इस तरीके का सजा मिलेगी। डोंग यूलिंग के सजा को देख सभी हैरान और शर्माने लगते हैं। फिर अचानक हमारा मेन कैरेक्टर डोंग यूलिंग की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है, अरे ये तो सजा का मजा ले रही है। फिर वो अचानक सोचता है, क्या ये लड़की मैसोकिस्ट है क्या, जिसे सजा से प्यार है? शायद यही वो कारण था कि वो इस विलन को अंत तक नहीं छोड़ती। फिर सजा देने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बड़े मायूसी से वहां से जाने लगता है और वो उन सब से कहता है, मेरा पेट भर गया है, तुम सब खा लो। मास्टर के जाने के बाद सभी डिसाइपल्स डोंग यूलिंग को घेर लेते हैं और उससे कहने लगते हैं, सिस्टर क्या आप ठीक है? डोंग यूलिंग फिर कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो यूनहू को इशारे से सामने बुलाती है और उसके कानों में कहती है, सिस्टर क्या तुम मेरे लिए अंडरशर्ट ला सकती हो? यह सुन यूनहू दौड़कर कमरे से बाहर निकल जाती है। अब जाओ चियर डोंग यूलिंग को बड़े ध्यान से देखने लगती है और फिर कुछ समय बाद वो हंसने लगती है। और यहीं पर हमारी इस कहानी का भाग खत्म हो जाता है। यहाँ तक सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। धूमिल जी की एक कविता है, लोहे का स्वाद। माना जाता है कि ये कविता धूमिल जी की आखिरी कविता है। धूमिल जी जो है वो अपने बेहद जोशीले और सुंदर कविताओं के कारण जाने जाते हैं। कहते हैं कि 38 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन जब आप उनकी कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी कम उम्र में ही उन्होंने काफ़ी बेहद खूबसूरत और उम्दा किस्म की कविताओं का दर्शन हमें दिखाया है। ये कविता काफ़ी छोटी सी है, मगर इसमें से निकलने वाले जो व्यंग है, करुणा है और एक ऐसा एहसास जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इस तरीके का भाव कवि हमारे मन में जागृत कराना चाहते हैं। खैर कुछ भी हो, मुझे लगता है कि ये कविता अच्छी है और इसमें लिखे गए जो पंक्तियां हैं उसका मर्म आप तब समझ पाएंगे जब इसमें लिखा गया पंक्तियों का असली अर्थ आपको समझ में आएगा। फिलहाल ये कविता लोहे का स्वाद। शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो, अक्षर के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना है कि
ये लोहे का आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। बस यहीं तक था कविता। कविता काफी छोटी सी है, मगर मैंने पहले ही कहा था कि कविता शब्दों से नहीं बल्कि शब्दों के पीछे वो गड़े हुए अर्थ से होती है जो कवि हमें बताना चाहता है। फिलहाल काफी बातचीत हो चुकी है, अब चलते हैं हमारे कहानी के भाग की ओर। कहानी के शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर लेटा हुआ है अपने बाथटब में और वो अपने आप से कह रहा है, ये डोंगयिलिंग आजकल काफी ज्यादा बेशरम होती जा रही है। जब वो अपने सिस्टर के साथ होती है तो वो अपने आप को समेट लेती है, मगर जब वो मेरे साथ अकेली होती है तो उसका लज्जा पता नहीं कहाँ गुम हो जाती है। थोड़ी देर बाद हमें डोंगयिलिंग की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती है, मास्टर क्या आपने मुझे पुकारा? ये सुन हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और वो फिर डोंगयिलिंग की तरफ देखकर कहता है, डोंगयिलिंग मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए नहाने में। ये सुन डोंगयिलिंग कहने लगती है, मास्टर आप हमें सिखाने में काफ़ी मदद करते हैं, इसलिए ये हमारा भी फर्ज है कि हम आपको अच्छे से देखभाल कर सके। ये कहते ही डोंगयिलिंग धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर के बाथटब में घुसने लगती है और दूसरी तरफ ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए उसे बाहर निकल जाने को कहता है। जब इतने बातों से भी डोंगयिलिंग वहां से नहीं जाती है तो हमारा मेन कैरेक्टर डोंगयिलिंग को हल्के गुस्से में देखकर कहता है, बहुत हुआ, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, अब जाओ यहाँ से। लेकिन इस बात से भी डोंगयिलिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उल्टा मास्टर से कहती है, मास्टर मैं आपकी बात नहीं मान रही हूँ, तो क्या आप मुझे फिर से सजा देंगे? अब इस बात को सुन हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और वो मन ही मन में सोचता है, ये क्या हो रहा है इस दुनिया को? ये सारा दुनिया आखिर इस तरीके से बदल क्यों रहा है? और साथ ही साथ मेरे सारे के सारे डिसाइपलों का व्यवहार भी काफी अजीब व गरीब महसूस हो रहा है मुझे। अब ये सब माहौल तो चल ही रहा होता है, लेकिन इसी के बीच पीछे से और एक आवाज सुनाई पड़ती है और वो आवाज होती है जाओचियार की। जाओचियार बाहर से कहने लगती है, मास्टर मुझे एक प्रश्न बड़ा खटक रहा है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ आपसे इसका समाधान पूछने? ये आवाज सुन तो डोंगयिलिंग बहुत ही घबरा जाती है और वो मास्टर की तरफ देखने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर डोंगयिलिंग को अलमारी की ओर इशारा करता है और वो कहता है, जाओ उस अलमारी के भीतर जल्दी से छुप जाओ। ये सुन डोंगयिलिंग मास्टर के बातों पर हामी भरती है और वो जल्दी से अलमारी के भीतर घुस जाती है और तभी हमारा मेन कैरेक्टर फर्श में गिरे हुए पानी को अपने शक्तियों की मदद से साफ कर देता है और वो फिर अपने मन में सोचता है, मुझे बहुत ध्यान से सारे सबूतों को यहाँ से मिटाना होगा, किसी को पता ना चले कि डोंगयिलिंग यहाँ आई है, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोल जाओचियार हमारे मेन कैरेक्टर के कमरे की ओर प्रवेश करती है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने बाथटब को किनारे करते हुए जाओचियार से पूछता है, अब बताओ तुम इतने रात में मेरे कमरे की ओर किस लिए आए हो और तुम्हें क्या पूछना है? ये सुन जाओचियार कहने लगती है, मास्टर तो आप अभी नहा रहे थे, असल में मुझे आपसे कुछ सलाह लेनी थी। ये सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है, तुमने तो अभी तक अपने ची को रिफाइन तक नहीं किया, तो फिर किस बात का सवाल? तुम्हें पहले अपने थ्योरी पर ध्यान देना होगा, उसके बाद तुम्हारे कल्टीवेशन का पहला दौर शुरू होगा। इस बात को सुन जाओचियार कहने लगती है, अरे ऐसा क्या? ठीक है मास्टर। और वहीं दूसरी ओर अलमारी में बंद होने के कारण डोंगयिलिंग का गर्मी से बुरा हाल होता जा रहा था। ये सब बातचीत आगे बढ़ ही रही थी कि तभी जाओचियार ने कहा, रुकिए मास्टर, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। और दूसरी तरफ डोंगयिलिंग का हाल बेहाल होता जा रहा था। लेकिन तभी डोंगयिलिंग का ध्यान हमारे मेन कैरेक्टर के कपड़े की ओर जाता है और वो मास्टर के कपड़े को सूंघते हुए न जाने किस ख्याल में खो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद उसे ध्यान आता है कि नहीं, मुझे ध्यान से यहाँ छुपना होगा, वरना जाओचियार को अगर पता चल गया
कि मैं यहाँ पर छुपी हुई हूँ तो मेरे और मास्टर की दोनों की बदनामी हो जाएगी। ये सब खेल तो चल ही रहा होता है, लेकिन वहीं हमारा मेन कैरेक्टर अलमारी की ओर देखकर सोचने लगता है, अरे कहीं ये लड़की मुझे फंसा ना दे। तभी कुछ समय बाद चाउचियर चाय बनाकर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर पेश करती है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो पूरे प्लेट के साथ मास्टर की ओर गिर पड़ती है। और फिर वो उसी समय सोचने लगती है, अब मजा आ जाएगा। अगर मास्टर का पोशाक इस चाय से भीग जाता है तो मास्टर अपने पोशाक को बदलने के लिए अलमारी की ओर जाएंगे और तभी मुझे और मजा आ जाएगा। लेकिन उसी वक्त उसकी इस योजना पर पानी फिर जाता है, क्योंकि शिनशी ने अपनी शक्तियों से प्लेट और उसमें रखे हुए चाय के बर्तन को अपनी शक्तियों के माध्यम से ही हवा में पकड़ लिया होता है। और फिर शिनशी कहता है, ध्यान से, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। ये सुन जाओचियर बहाना करते हुए रोते हुए कहने लगती है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए। अगर ये चाय आपके कपड़े में गिर जाती तो आपका ये कपड़ा गंदा हो जाता, और मैं ये नहीं जानती हूँ कि आपके पास इस तरीके का दूसरा कपड़ा है या नहीं। मास्टर मुझे माफ कर दीजिए। ये सुन हमारा मेन कैरेक्टर जाओचियर से कहने लगता है, अरे कोई बात नहीं, रो मत, सब ठीक है। लेकिन फिर वो मन ही मन में सोचता है, अरे इस लड़की का यहाँ आना और इस तरीके का काम करना, मुझे लगता है जरूर दाल में कुछ काला है। और तभी जाओचियर हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और उनको कहती है, मास्टर आप तो बड़े अच्छे हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं। इस बात को सुन हमारा मेन कैरेक्टर हल्के मुस्कुराहट से जाओचियर को देखता है और उसे सांत्वना देता है। कुछ समय बाद जाओचियर वहां से चली जाती है और फिर तब जाकर शिनशी के जान पर जान आती है। वो अलमारी की तरफ देखता है और सोचता है, चलो ये मुसीबत तो चली गई, अब इस मुसीबत को दूर किया जाए। फिर वो अलमारी को खोलता है तो वो देखता है कि गर्मी के कारण डोंग यिलिंग का हाल बेहाल हो चुका था। वो डोंग यिलिंग को बाहर निकलने को कहता है और उसे अब कमरे से बाहर जाने को कहता है। और फिर वो एक जगह में बैठ जाता है और वो सोचने लगता है, फिलहाल ये जगह अब काफ़ी अजीबोगरीब होता जा रहा है, अब मुझे परीक्षण के दूसरे पड़ाव पर ध्यान देना होगा। और ये सोचते ही वो डोंग यिलिंग को कहता है, डोंग यिलिंग मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए ये सेट को छोड़कर बाहर जा रहा हूँ। मुझे अपने कल्टीवेशन को और भी गहरा करना है, इसलिए मुझे इस कारण बाहर जाना होगा। मुझे यहाँ वापस आते आते करीब करीब 1 आध साल लग जाएंगे। इस बात को सुन डोंग यिलिंग कहने लगती है, मास्टर अचानक आपके मन में ये ख्याल कैसे आया? इस बात को सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है, अरे अभी इस वक्त मुझे किसी को ढूंढना है, इसलिए मुझे ये ख्याल अभी आया। खैर सभी डिसाइबल की जिम्मेदारी अब तुम पर आती है, तो ध्यान से रहना और सबका ध्यान रखना। और फिर हमें अगले दिन का दृश्य दिखाया जाता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर अपने हुलियों को बदल अपने सेट से निकलकर बाहर की ओर प्रवेश करता है और वो फिर अपने आप से कहता है, जब से मैं यहाँ आया हूँ ये मेरे लिए पहली बार है कि मैं इस सेट से निकल बाहर की दुनिया को देख पा रहा हूँ। खैर मेरा लक्ष्य काफ़ी दूर नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैं पैदल ही जा सकता हूँ। और इसी बात से हमारे इस कहानी का भाग यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। कहते हैं विचार इंसानों के चरित्र को निर्माण करता है। विचार ही है जो इंसानों को सही और गलत में फर्क करना सिखाता है। आज हम कुछ ऐसे ही एक विचार के बारे में आपसे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे भगत सिंह के कुछ ऐसे ही एक विचार के बारे में। वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये भगत सिंह जी का आखिरी के कुछ दिनों में लिखा हुआ लेख है। ये लेख कुछ ही पन्नों का है, मगर इस लेख में जिस तरीके के विचार हमें दर्शाए गए हैं उससे ये पता ही नहीं चलता कि ये लेख किसी नौजवान के द्वारा लिखा गया है जो कि 23 साल की उम्र का है। ये लेख 1930 ईस्वी में
लाहौर सेंट्रल जेल में रहकर लिखा गया था। फिलहाल बिना किसी देरी किए मैं आपके सामने इनके कुछ विचारों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कि आप बिना पक्षपात किए उनके विचारों को समझेंगे और उनके विचारों को और भी गहराई से माप पाएंगे। इस एशे की शुरुआत को उन्होंने एक प्रश्न से शुरू किया। वो कहते हैं, अ न्यू क्वेश्चन हैज कोप्ड अप। इज इट ड्यू टू वैनिटी that I do not believe in the existence of an omnipotent, omnipresent and omniscient God? यानी उनके जीवन में एक प्रश्न उभर के आया है। वो कहते हैं कि इस प्रश्न का आना क्या ये दर्शाता है कि वो अपने घमंड के कारण ओमनीपोटेंट यानी जो सर्वशक्तिमान है, ओमनीप्रेजेंट यानी जो हमेशा रहता है, एंड ओमनीसिएंट यानी सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला उस भगवान, उस परमात्मा को विश्वास नहीं करता। वो फिर आगे कहते हैं कि कुछ ऐसे दोस्त जो उनके साथ जेल में रहते हैं, उनका मानना है कि उनके जहन में इस तरीके का विचार इसलिए आया है क्योंकि वो धीरे धीरे बड़े अभिमानी बनते जा रहे हैं। उनका मानना है यही अभिमान उनके नास्तिक होने का कारण है। वो फिर आगे कहते हैं कि शुरुआत के जीवन में वे नास्तिक नहीं थे, जैसा कि उनके मित्र कह रहे हैं। शुरुआत के दिनों में वे काफ़ी ज़्यादा शांत और शर्मीले किस्म के व्यक्ति थे। उन दिनों उनके दादाजी जो थे वो आर्य समाजिस्ट थे। अब आर्य समाजिस्ट कुछ भी हो सकते हैं मगर नास्तिक तो नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि स्कूल के समय से वे गायत्री मंत्र हमेशा गाते थे और वे तब भगवान पर विश्वास भी करते थे, जैसा कि उनके पिताजी करते थे। फिर किसी पन्ने में लिखा है कि मुझे डर है कि कहीं हम जो कर रहे हैं इनका फल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वे कहते हैं कि इस तरीके का भाव उनके जीवन में जब आता है और वे जब पढ़ने लगते हैं तो उनका विचार धीरे धीरे बदलने लगता है। वे कहते हैं, स्टडी वॉज द क्राई दैट रिवर्बरेट इन द कॉरिडोर ऑफ माई माइंड। स्टडी टू एनेबल योर सेल्फ टू फेस द आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड बाय ऑपोजिशन। Study to arm yourself with argument in favor of your cult. I begin to study. My previous faith and convictions underwent a remarkable modification. The romance of the violent method, along which was so prominent amongst our predecessors, was replaced by serious ideas. No more mysticism, no more blind faith. Realism become our cult. यानी वो कहते हैं कि जैसे जैसे वो पढ़ने लगते हैं वैसे वैसे उन्हें समझ में आने लगता है कि इस तरीके का विचार उन्हें और भी ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं जो उन्हें इन किताबों से मिल रहा है। वे कहते हैं कि हिंसक पद्धतियों का विचार जो हमारे पूर्वज कर रहे थे वो अब बदल कर एक नया विचारधारा बन चुका है। अब कोई चमत्कार नहीं, अब कोई अंधविश्वास नहीं, अब है तो केवल यथार्थवाद, सच को सच कहने का और झूठ को झूठ कहने का इरादा। वे फिर आगे कहते हैं, हमने बोकुनिन को पढ़ा जो कि एक रूसी क्रांतिकारी थे। हमने मार्क्स को पढ़ा जिन्हें फादर ऑफ कम्युनिस्ट कहते हैं। हमने लेनिन को पढ़ा, हमने ट्रुट्स्काई को पढ़ा और न जाने कितने क्रांतिकारियों को पढ़ा। हमने निर्लंबा स्वामी के द्वारा लिखा गया किताब जिनका नाम है कॉमन सेंस वो भी पढ़ा, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि धर्म को हम ज्ञान से और कॉमन सेंस से खोज सकते हैं। वे फिर आगे कहते हैं कि इंसान जब बेबस होता है, दुख में होता है, तो उन्हें एक सहारे की ज़रूरत होती है। तब वो सहारा बनता है भगवान। बिना भगवान के सहारे इंसान को हर चुनौती का सामना खुद के बलबूते में करना होता है। ये कहने में जितना आसान होता है इतना है नहीं। ये मानो ऐसा होता है कि जैसे एक बड़े से तूफान में फंसे हुए आदमी का होता है। वे फिर आगे कहते हैं, मुझे पता है कि मेरा जीवन का अंत होने वाला है। मुझे टांग दिया जाएगा रस्सी से, मेरा गर्दन लटका रहेगा रस्सी के सहारे और मेरा पैर झूलता रहेगा नीचे। ये मेरा आखिरी वक्त होगा। इसके बाद कोई जन्म नहीं, इसके बाद कोई रूप नहीं। फिर कहीं पर उन्होंने लिखा है कि इंसान जब इंसानियत पर भरोसा करेगा, इंसान जब दूसरे के दुख को अपना दुख समझेगा, तभी होगा असली मुक्ति का समय। फिर उन्होंने कहा है, नीरो जो कि रोमन किंग था,
उन्होंने रोम को जलाया था, तो फिर उनका इतिहास में नाम कैसा रहेगा? चंगेज खान जिन्होंने हजारों लोगों को मारा, तो उन्हें हम इतिहास में कैसे देखते हैं? इसी तरह भगवान जिन्होंने कई लोगों को मारा, कई लोगों को सताया, फिर हम उन पर सवाल क्यों नहीं करते? फिर उन्होंने कितना सुंदर लाइन बोला है, I ask why your omnipotent God does not stop every man when he is committing any sin or offense. He can do it quite easily. Why did he not kill the warlord or kill the fury of war in them, and thus avoid the catastrophe hurled down on the head of humanity by the Great War? Why does he not just produce a certain sentiment in the mind of the British people to liberate India? Why does he not infuse the altruistic enthusiasm in the heart of all capitalists to forego their right of personal possession of mean of production, and thus redeem the whole labor community, nay the whole human society from the bondage of capitalism? You want to reason out the practicality of socialist theory? I leave it for your Almighty to enforce it. यानी अगर इतना ही शक्तिशाली है तुम्हारा भगवान, तो क्यों नहीं रोकता अन्याय को? तो फिर वो क्यों नहीं रोकता तानाशाहों को जो इतने लोगों पर जुर्म करता है? वो क्यों नहीं रोक पाया ग्रेट वार को, जहां पर हजारों लोग मारे गए थे? अगर इतना ही शक्तिशाली है तुम्हारा भगवान, तो उन्हें कह दो ना कि अंग्रेजों के दिल में कुछ इस तरीके का हृदय परिवर्तन करे कि वो छोड़ दे भारत को। कह दो अपने भगवान से कि अगर उनके पास इतनी ही शक्ति है तो रोक के दिखाए कैपिटलिस्ट लोगों को जो अन्याय करते हैं लेबर कम्युनिटी पर। अगर इस तरीके का कार्य तुम्हारा भगवान करने लगे तो फिर सोसाइटी कितना अच्छा हो जाएगा। नहीं चाहिए फिर इस तरीके का सोशलिस्ट थ्योरी। मैं तुम्हारे भगवान को चैलेंज करता हूँ कि करके दिखाइए ये सब, फिर मैं मानूंगा तुम्हारे भगवान को। फिलहाल यहीं तक रखते हैं इन विचारों को। अगर आपको इस एसे को पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पर आपको मिल जाएगा ये एसे। चलिए अब बिना देरी किए हम अपने असली कहानी पर चलते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें छोटे छोटे कई सारे घोड़े गाड़ियाँ दिखाया जाता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मानो ये सारी गाड़ियाँ किसी दिशा की ओर जा रहे हैं। फिर हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो गाड़ी के भीतर बैठे अपने मैडम से कह रहा है, मैडम हम काफ़ी दूर आ चुके हैं, क्या अब हम यहाँ आराम कर सकते हैं? अंदर बैठी मैडम ने उत्तर दिया, हाँ कमांडर जाऊँ, हम लगभग 3 दिनों से चल रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी हमें आराम की ज़रूरत है। कुछ समय बाद जब वे लोग आराम करने लगते हैं तभी उन्हें एक बहुत ही सुंदर खाने का सुगंध का एहसास होता है। फिर कुछ समय बाद हल्का सा सीन चेंज होता है। अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कबाब भूनते हुए कहता है, ये क्यूमिन लैम्ब कबाब है जो कि बहुत ही अद्भुत है। अब मुझे आखिरी के कुछ इंग्रेडिएंट्स डालना है और फिर मेरा काम खत्म। जब दूर खड़े हुए व्यक्तियों ने हमारे मेन कैरेक्टर को कबाब बनाते हुए देखा तो उनके मुंह से पानी टपक पड़ा। फिर अंदर से एक इंसान ने कहा, मुझे लगता है कि ये इंसान आम आदमी है। फिर अंदर में बैठी वो मैडम ने कहा, अंकल जाओ ये लीजिए गोल्डन लीफ, और उस व्यक्ति से कहिए कि क्या वो इस गोल्डन लीफ के बदले कुछ कबाब हमें दे सकता है। अंकल जाओ ने मैडम की बात पर हामी भरी और हमारे मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ने लगा। इतने सारे लोगों को वहां आता देख हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगा, इन व्यक्तियों को देखकर लग रहा है कि ये लोग किसी दिशा की ओर जा रहे हैं, और इनके कल्टीवेशन को देखकर लग रहा है कि इनका कल्टीवेशन मुझसे काफ़ी कम है। मुझे लगता है कि मुझे इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ समय बाद कमांडर जाऊ हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंचता है और वो कहने लगता है, हेलो लिटिल ब्रदर, मेरा नाम जाओ सिंह है, मैं कमांडर हूँ मूलिंग कैसल का। ये सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हेलो ब्रदर जाओ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ये सुन उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, अरे कुछ नहीं, आपके कबाब देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आपके कबाब बड़े ही स्वादिष्ट होंगे। क्या मैं आपसे कुछ कबाब ले सकता हूँ इस गोल्डन लीफ के बदले? ये सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे मिस्टर जाओ, आप क्या मुझसे मजाक कर रहे हैं? मेरे पास काफ़ी सारे कबाब हैं और मैं इन सारे कबाब को एक साथ नहीं खा सकता, तो मुझे लगता है कि आप
यहाँ से कुछ कबाब ले जा सकते हैं। इस बात को सुन कमांडर जाओ हमारे मेन कैरेक्टर को शुक्रिया कहता है। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और शाम होने लगती है। इसी वक्त वहाँ 2 महिलाओं का आगमन होता है। दोनों महिलाएं बहुत ही सुंदर थी। उनके सुंदरता को देख हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, अरे ये दोनों महिलाएं तो काफ़ी खूबसूरत है। क्या ये दोनों महिलाएं माँ बेटी है या फिर बहनें हैं? उन दोनों में से जो बड़ी महिला थी उन्होंने हमारे मेन कैरेक्टर से पूछा, लिटिल ब्रदर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ये सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है, लिटिल ब्रदर? कौन है लिटिल? मैं कोई लिटिल नहीं हूँ। ये सुन पीछे खड़ी वो छोटी सी लड़की मुस्कुरा देती है। बड़ी सी जो महिला थी उन्होंने हमारे मेन कैरेक्टर के बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो वापस कहने लगी, लिटिल ब्रदर मेरा नाम लियो शाशा है और ये है मेरी बेटी यूटिंग। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? ये सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है, कल्टीवेटर अपना नाम नहीं बताते, लेकिन मैं आपको मेरा टावेस्ट नाम बता सकता हूँ। मेरा टावेस्ट नाम है जिंगजी। ये सुन वो मैडम कहने लगती है, अरे तो आप कल्टीवेटर हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो। फिर वो मन ही मन सोचती है, कल्टीवेटर का टावेस्ट नाम उसके रैंक और उसके ऊंचाइयों से प्राप्त होता है। मैंने जिंक नाम का कोई टावेस्ट कल्टीवेटर का नाम तो सुना ही नहीं। मुझे लगता है कि ये लड़का इस नाम को अभी अभी बना के बोल रहा है। फिर वो महिला वापस हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप किस दिशा जा रहे हैं? ये सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे क्यों नहीं, असल में मैं ड्यूअनली माउंटेन की ओर जा रहा हूँ। अगर आप सभी वहीं जा रहे हैं तो क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं? इस बात को सुन उस महिला ने कहा, अरे क्यों नहीं, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, आप हमारे साथ आ सकते हैं। अब फिर से हल्का सा सीन चेंज होता है। अब यूटिंग अपने मम्मी से पूछ रही है, मम्मी क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपने उस व्यक्ति को हमारे साथ आने को क्यों दिया? इस बात को सुन उस महिला ने कहा, हालांकि वो लड़का थोड़ा सा अजीब सा ज़रूर है, मगर मुझे लगता है कि वो लड़का बुरा नहीं है और उसे देखकर मुझे लग रहा है कि वो लड़का थोड़ा सा रहस्यमय भी है। वो महिला फिर आगे कहती है, डुअनली माउंटेन अपने खतरे के लिए जाना जाता है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है इस माउंटेन में तो कई सारे डेमन्स रहते हैं। भला कौन सा साधारण व्यक्ति होगा जो उस पर्वत की ओर जाना चाहेगा, मगर ये व्यक्ति उस ओर जा रहा है। इसका मतलब इस व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है। इस बात को सुन यूटिंग अपने मम्मी के गले लग जाती है और फिर कहने लगती है, मम्मी अगर ये व्यक्ति असलियत में एक एक्सपर्ट कल्टीवेटर निकल गया और हम इनसे दोस्ती कर ले तो फिर मुझे यू हया सेट पे नहीं जाना होगा और फिर मैं आपके साथ आराम से यहाँ रह सकती हूँ। मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना है। ये बोलते ही यूटिंग अपनी मम्मी को और भी कसकर गले लगा लेती है। फिर यूटिंग आगे कहती है, मम्मी अगर ये लड़का अच्छा निकल जाए और एक एक्सपर्ट भी निकल जाए तो फिर मैं इससे शादी भी कर सकती हूँ, फिर कोई हमें बुली नहीं करेगा। तो फिर है ना ये बड़ी अच्छी बात। और फिर से और एक बार सीन चेंज होता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर को छींक आ जाती है। बाहर खड़े कमांडर जाओ ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, यंग मैन मुझे लगता है ये जगह आपके लिए सही नहीं रहेगा। ठंड धीरे धीरे पड़ रहा है, आप कृपया मेरे टेंट पर सो जाइए, फिर शायद आपको ठंड ना लगे। ये सुन हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कहता है, अरे नहीं नहीं कमांडर जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बाहर रह सकता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कमांडर जाओ से पूछता है, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप बता सकते हैं कि आप सब युहुआ माउंटेन में किस लिए जा रहे हैं? ये सुन कमांडर जाओ जवाब देते हैं, एक समय के दौर में मूलिंग कैसल का नाम चारों ओर गूंजता था। बड़े बड़े इमॉर्टल्स हमसे झुककर बातें करते थे और यहाँ तक कि जेट किंगडम के राज परिवार भी हमसे काफ़ी इज्जत से बात करते थे। लेकिन जैसे ही हमारे ग्रेट एंसेस्टर किसी कारण मारे जाते हैं उसी समय से हमारे मूलिंग कैसल का भाग्य बदलने लगता है। चारों ओर से मुसीबतें हमारे मूलिंग कैसल की ओर आने लगते हैं। ये तो भला हो मैडम का कि उनकी बुद्धिमत्ता के कारण अभी तक हम जीवित हैं। अभी हम यूहा माउंटेन की ओर जा रहे हैं। सुना है वहाँ पर एक इमॉर्टल सेट है। मैडम चाहती है हमारी यंग मिस वहाँ जाए और वहाँ के इमॉर्टल सेट को ज्वाइन करे।
इन बातों को सुन हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, युहुआ माउंटेन में तो युहुआ सेठ है, शायद ये सब वहीं जा रहे हैं। युहुआ सेठ का नाम सोचते ही उसे उस लाल बालों वाली लड़की की याद आने लगती है और वो फिर मन ही मन में मुस्कुराने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मैडम के हस्बैंड के बारे में हालचाल पूछता है। ये सुन कमांडर जाओ उत्तर देते हैं, वो भी अब नहीं रहे और हमारे जो यंग मिस है वो भी हमारे मैडम के एक्चुअल चाइल्ड नहीं है बल्कि एडॉप्टेड चाइल्ड है। हमारा हाल बेहाल होता जा रहा है, इसीलिए हमें किसी भी तरह एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है और उसी की तलाश हम कर रहे हैं। इन बातों को सुन हमारा मेन कैरेक्टर को अब उन पर दया आने लगती है, लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक अजीब सा एहसास होता है। फिर उसे पता चलता है, अरे ये तो किसी दुश्मन की आने का एहसास है। वो कमांडर जाऊ से कहता है, ब्रदर जाऊ, मुझे लगता है कि आपको सबको जगाना होगा, लड़ने का समय आ चुका है। इस बात को सुन कमांडर जाऊ कहने लगता है, क्या मतलब आपका? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें समझाता है, मुझे लगता है 300 पेस दूर कई दुश्मन हमारी ओर बढ़ रहे हैं और उनमें से तो कई सारे कल्टीवेटर्स भी हैं। इस बात को सुन कमांडर जाऊ पीछे मुड़कर जोर से चिल्लाने लगता है, सभी लोग सावधान, लड़ने के लिए तैयार हो, दुश्मन हमारी ओर बढ़ रहे हैं। और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप से कहता है, खैर जो भी हो, शायद यही नसीब है, मुझे लगता है मुझे इनकी मदद कर लेनी चाहिए। और यहीं पर हमारी इस कहानी का भाग खत्म हो जाता है। यहाँ तक सुनने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। इस कहानी का भाग का अंत तो यहाँ हो जाता है, मगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।